the course. First, I would like to give you an introduction of mine because मैं आप लोगों में पहली दफा ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ. So बहुत से लोग तो जानते हैं या इनफॉर्मली मुझसे मीटिंग हुई होगी ऑफिस में, बट आई थिंक इट्स अ गुड टाइम कि मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को कोर्स का इंट्रोडक्शन कराता हूँ और उसके बाद हम अपना पहला टॉपिक आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. सो अच्छा, मैंने जो अपना मैट्रिकुलेशन किया दैट वाज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है. एंड ये जो बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं दैट बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड इन अर्थक्वेक. अगर आपको याद हो 2005 में अर्थक्वेक आया था, तो द बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड. तो ये जो बिल्डिंग नहीं बनाई है ना, ये यूके की कोई फाउंडेशन है जिन्होंने एड देके ये बिल्डिंग दोबारा से इसको कंस्ट्रक्शन की. तो मैट्रिक का जब बोर्ड में रिजल्ट आया, सो आई वाज थर्ड पोजीशन होल्डर इन द बोर्ड. तो मेरे 749 मार्क्स थे आउट ऑफ 850 और 758 पे बोर्ड टॉप हुआ था और सेकंड पोजीशन बोर्ड में जो थी वो 751 पे थी. और एंड आई गिव मच ऑफ माय जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आया ना, सो दिस इज मी इन द मिडिल. सो अखबार में जो है वो पिक्चर लगी और आई बिकेम अ सेलिब्रिटी. सो सारे मेरे पास जो है ना, हमारे हमसाए रिश्तेदार और अबू के दोस्त सारे आ रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं. और एंड आई गिव माय क्रेडिट टू माय क्लास टीचर हु बिलीव्ड इन मी. और जो मुझे ना पूरे दोस्त पार्टी कहते रहे, यार तुम जो है ना बोर्ड में पोजीशन लोगे, तुम बोर्ड में पोजीशन लोगे. सो एक आपका ना वो माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है. अच्छा, डिस्पाइट सेइंग दैट कि मेरा जो स्कूल था देयर वाज नो फर्नीचर, यानी कि देयर वाज लाइक सिंपल एक टाट बिछा दिया, नीचे बैठ के पढ़ना है. और मेरे ख्याल है, मुझे याद है कि द ट्यूशन फी वाज 26 रुपीस अ मंथ, ठीक है. सो बट टीचर्स वर एक्सेप्शनली वेल, ठीक है. और हमारे स्कूल से हर साल बोर्ड में जो है वो पोजीशन आती है. तो इनकी रिकमेंडेशन थी कि मैं ना एफएससी करूं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से. सो आई डिड माय एफएससी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर. उस टाइम में जीसी जो था ना, वो जीसीयू नहीं था, उस टाइम में वो गवर्नमेंट कॉलेज था. सो व्हेन आई एंटर्ड जीसी एज अ जीसी, जब 2004 में जब मैं वहां से ग्रेजुएट हुआ गवर्नमेंट कॉलेज से, एफएससी मैंने अपनी की. सो इट बिकेम जीसीयू, इट बिकम्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी. सो I didn't first position बोर्ड में आई 940 पे, second position 940 पे, 938 पे. So I got sixth position in लाहौर बोर्ड which is 935 और मुझे लाहौर बोर्ड का फिर मेरिट स्कॉलरशिप मिला. अच्छा, जब मैं जीसी से पढ़ रहा था तो मैंने ना देखा कि पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं. सो बेस्ट जीआई के यूआईटी लाहौर मैंने सब जगह अप्लाई किया. सो मेरा सब जगह एडमिशन हो गया. सो आई डिसाइडेड टू गो टू GIK फॉर माय अंडरग्रेड. और एफएससी में मुझे नवीद मुझे याद है, उनसे मैंने फिजिक्स पढ़ी. आप लोगों ने पढ़ा है मुझसे किसी ने? नाम भी नहीं, नाम सुना है? नवीद मुजीद इज अ वेरी बिग नेम इन लाहौर. अच्छा, आप लोग जनरेशन दी गए, बट दिस इज वन ऑफ द यू कैन से द बेस्ट टीचर एट दैट टाइम. तो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ इनकी एक एकेडमी होती थी. So I used to go to this academy and he was one of the finest teacher I have seen. और and then I did my undergrad from GIK because उसकी पाकिस्तान में और वर्ल्ड में रैंकिंग बहुत हाई थी. और यहाँ पर आई रिमेम्बर दिस टीचर एज माय फेवरेट, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया. और इन्हीं की सब्जेक्ट पे फिर मैंने आगे जाके कंटिन्यू किया. सो मास्टर्स मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर से. that ranked among top 250 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. और मेरे सुपरवाइजर जो थे प्रोफेसर रिको हेकल, इनके साथ मैंने ग्राफ थ्योरी में जो है वो मास्टर्स किया अपना. और उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी जो की है वो हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हांगकांग से की है. दिस इज माय यूनिवर्सिटी. और मेरी यूनिवर्सिटी जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस ऑफ द वर्ल्ड. यानी दुनिया के अगर आप 4-5 बेस्ट यूनिवर्सिटीज निकालेंगे ना कैंपस वाइज, तो दिस इज वन. और रैंकिंग में इट रैंक अमंग टॉप 30 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज कंप्यूटर साइंस इज कंसर्न. तो दुनिया की अगर 30 बेहतरीन यूनिवर्सिटी है ना कंप्यूटर साइंस की, तो एचके यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम. जो टॉप 2, 3, 4 है उसमें कार्नेगी मेलन का आपने नाम सुना होगा, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, यूसी बर्कले, ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ईटीएच ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की. सो एटलीस्ट वी शुड नो टॉप 30-40 यूनिवर्सिटीज ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आप अपने फील्ड के बारे में जान रहे. So my PhD project was funded by Huawei. So Huawei ने मेरा PhD का प्रोजेक्ट फंड किया और इनके साथ मैंने फिर प्रोजेक्ट किया है. मेरी PhD का काम भी इन्हीं के साथ है. इसी के ऊपर मैंने अपना जो है ना वो डिफेंस किया. और I have attended conferences in US. और ये मेरे सुपरवाइजर हैं PhD के, and I really admire him.
and he is the one who has guided me for my PhD. और currently I am department head as well. और उससे पहले जो है मैं इस्लामाबाद कैंपस में लेक्चर था, और मैंने GIK में भी 1 साल एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर काम किया है, और मैं कुछ सोसाइटीज में भी इन्वॉल्व रहा हूँ. सो दैट इज ऑल्सो फॉर यू कि आप लोग भी अपनी सोसाइटी, स्टूडेंट सोसाइटीज में जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. सो दैट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. So without wasting any further time, let's jump straight to the syllabus of our topic. Okay. So this course is about introduction to data science. वैसे इस कोर्स के नाम डेटा साइंस भी हो सकता है, बट द इंट्रो का वर्ड लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि सिंस इट्स द फर्स्ट फाउंडेशनल कोर्स जो आपके डिग्री प्रोग्राम में है, क्योंकि आप लोगों का बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में नहीं है, कंप्यूटर साइंस में है, डेटा साइंस में नहीं है. सो इसलिए वरना डेटा साइंस में जिन लोगों का बैचलर्स होगा तो वो लोग डेटा साइंस के कई सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स को जो है ना सम अप कर दूं इस पर्टिकुलर कोर्स में. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क वी हैव टू पुट इन इस पर्टिकुलर कोर्स में, लेकिन उसके थ्रू से मैं आपकी बहुत से और डोमेन भी बहुत स्ट्रांग बता दूं इस एक कोर्स को पढ़ने की वजह से. इसका प्रीरेक जो है वो है डेटाबेसेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आप लोगों ने DBMS का कोर्स पढ़ा होगा, सबने पास किया होगा. इसकी टेक्स्ट बुक मैं आप लोगों के साथ PDF वर्जन LMS के ऊपर अपलोड कर दूंगा. ये हमारी रेफरेंस बुक होगी. इस पूरे कोर्स की जो मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, इस पूरे कोर्स की वीडियो लेक्चर्स बने हुए और वो मैंने YouTube पे अपलोड किए हैं. वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगा. तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्लासों में नहीं आए, आपके यार सारा लेक्चर तो YouTube पे पढ़े हुए हैं, तो क्या जरूरत है क्लास में लेने की, आज सो जाता हूँ नहीं आता. तो क्लास में हम जो है ना उस लेक्चर से आगे बात करेंगे, हम कुछ नई डिस्कशंस करेंगे, मैं कुछ नए आइडियाज, वो नए टॉपिक्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा. तो वो आप रखें एज अ बैकअप. लेकिन अगर आपने लेक्चर में कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप वीडियोस को रेफर कर लें, या मिड टर्म से पहले तैयारी करनी है तो आप लेक्चर्स को रेफर कर लें. लेकिन जनरली क्लास की जो लर्निंग है वो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं होगा कि आप वीडियोस के ऊपर लाएं. ये डाटा साइंस का पूरा कोर्स है और इसके अंदर पावर BI की पूरी वीडियो लेक्चर्स है जो हमने लैब में करते हैं. सो कोर्स और लैब की ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में. अब हम आते हैं कि हमने इस कोर्स में पढ़ना क्या है. इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि हमने पढ़ना क्या है, हम पहले देखते हैं कि हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे कोर्स का है, आपको नजर आ रहा है ना सबको, ठीक है. फर्स्ट कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा साइंस, बिग डाटा, statistics and probability, machine learning algorithms, and their applications in understanding behavior of data. First objective ये. Second objective क्या है? हमने सबसे पहले चीजों को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद क्या करना है, अप्लाई. किसी को काम करके देंगे तो आपको वो उसकी वेजेस देगा. अप्लाई करना है डेटा साइंस के प्रोसेस, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स फॉर डेटा मॉडलिंग एंड अडॉप्ट एल्गोरिथम्स टू वर्क इनसाइड. जो हमारे डेटाबेसेस हैं उसके ऊपर हमारे एल्गोरिथम्स अप्लाई हो और उसके थ्रू हमें एनालिटिक्स या हमें आउटपुट आ रही. मेक सेंस? कोई मुश्किल यहाँ पे, कोई मसला, कोई सवाल, कुछ भी हो आपने मुझे वहीं पे रोक देना है. कोई शर्माने की जरूरत नहीं है. कोई फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन भी हो, डोंट फील शाय. एटलीस्ट मेरे कोर्स में और लैब में आपने कुछ भी नहीं पूछना, शर्माना नहीं है पूछने में. अगर आपको लैब में पाइथन में या पाइथन में एक फॉर लूप लगाना नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, हम दोबारा से सीख लेंगे. लेकिन अगर आपकी सिंसियरिटी होगी तो एक सेमेस्टर में हम ये सब कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह. अगला चीज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हमने एनालाइज करना है एंड विजुअलाइज करना है डाटा ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा सेट इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टूल्स. तो टूल्स यूज करके हमने उस डाटा को क्या करना है, एनालाइज करना है और विजुअलाइज. चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने वो जो सिंथेसाइज करनी है, सिंथेसाइज का मतलब होता है कंबाइन करनी है अपनी फाइंडिंग्स को फ्रॉम द मॉडल, मॉडल से लेके फाइंडिंग देनी है और रिपोर्ट बैक टू द जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, CEOs हैं, CTOs हैं, उनको हमने एक रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी है. तो डाटा साइंस इज जस्ट नॉट अबाउट डीलिंग विद डाटा ओनली, इट इज आल्सो अबाउट सम ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स कि हाउ यू मेक अ स्टोरी, हाउ यू कन्विंस द टॉप मैनेजमेंट. बिकॉज डाटा को
अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो किसी से अपनी बात को प्रूव नहीं कर सकेंगे। सो आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आनी चाहिए, और वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इस डोमेन को भी अपने इस कोर्स के अंदर डेवलप करना है, बिकॉज ये भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो चारों ऑब्जेक्टिव जो बनाए हुए हैं ना, जितनी भी लिंक्डइन के ऊपर और जो जॉब की जो जॉब पोस्टिंग्स यहाँ पर होती हैं डेटा साइंस की और डेटा एनालिस्ट की, तो उनमें जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती हैं, उन रिक्वायरमेंट से लेके ये ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए। तो अगर आप ये 4 ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, तो जो भी जॉब की एप्लीकेशन आएगी एज फार एज डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट इज कंसर्न, डेटा एनालिस्ट इज कंसर्न, एंड उसमें जो है ना, आप बड़ा इजीली यू कैन क्वालिफाई ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव। यहाँ तक है सबको। जस्ट क्विकली मैं, क्योंकि अभी ना आपको हो सकता है बहुत ज्यादा चीजें अभी डॉग ना कर पाए, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं पहले ना आपको एक दफा ये दिखा दूं। जो जब मैं अंडर ग्रेड का स्टूडेंट था, तो मेरे लिए ना फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता था। मतलब फर्स्ट लेक्चर में मुझे पता लग जाता था इस कोर्स में मैंने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, इंटरेस्टिंग होगा नहीं होगा, अगला पूरा सेमेस्टर कैसे गुजरेगा, क्योंकि उसमें वो टॉपिक्स में देख लेता था ऐसे ये टॉपिक्स हैं, ये मैंने इनको एनालाइज किया। सो दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दफे इसको गो थ्रू करके देखें कि यार अच्छा इस कोर्स में हमें सीखने के क्या है। अगर आपको ये पता हो ना कि एक बिगर पिक्चर पता हो, तो फिर आपको जो छोटी छोटी चीजें हर चीज सेंस बनाएगी। लेकिन अगर आपको बिगर पिक्चर नहीं पता ना, और हम चीजें बिट्स एंड पीसेस में पढ़ रहे होंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी कि क्या होगा। जस्ट टू गिव यू अनदर स्टोरी ऑफ इट, अक्सर क्या होता है अंडर ग्रेड में 40-50 कोर्सेज होते हैं ना, कुछ कोर्सेज पूरा सेमेस्टर गुजर जाता है और बंदा कहते हैं इस कोर्स में पढ़ा क्या है, तो समझ नहीं आया कि शुरू कहाँ से वो और खत्म कहाँ पे हो। अच्छा, कुछ कोर्सेज होंगे जो आपको लगेगा यार ये तो बहुत जबरदस्त हमने सीखा है, इस कोर्स में बड़ा लर्न किया है इसमें। इसकी जो पूरी जो क्रक्स मैंने निकाला है ना, वो ये है कि अगर आपको कोर्स के शुरू में ना एक बिगर पिक्चर पता होगा, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पता होता है। स्ट्रेटेजिक लेवल होता है टॉप लेवल, जिसमें जिसमें जब जंग होती है ना, तो जो जितने भी आर्मी के जनरल्स होते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में डिजाइन स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है दैट इज टॉप लेवल। एक होता है टेक्निकल लेवल। टेक्निकल लेवल वो जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो हमारे मेजर और उससे लोअर रैंक के लोग फील्ड में जाके फाइट कर रहे होते हैं, दैट इज द टेक्निकल लेवल। तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, दूसरा कौन सा होता है टेक्निकल। असल असल जब कोर्स के शुरू में अगर हम टेक्निकल लेवल से स्टार्ट कर देना, डायरेक्ट आपको टॉपिक्स वाइज पढ़ाना शुरू कर दे, तो आप टॉपिक्स तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको उसकी रिलेशन समझ नहीं आएगी कि यार वो असल में ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका कनेक्शन क्या है बिगर पिक्चर के साथ। तो मेरी नजर में ना सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि स्टूडेंट्स को एक बिगर लेवल का पिक्चर बता दें पहले, यार ये हमने अचीव करना है। जब मैं आपको वो स्ट्रेटेजिक लेवल सिखा दूंगा या समझा दूंगा, उसके बाद हर टॉपिक हर चैप्टर वो लिंक करेगा उसके साथ। तो चीजों को जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको उस पूरे चैप्टर का, उस पूरे कोर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आ जाता है। और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम ये कोर्स खत्म करेंगे, तो दुनिया की आप कोई भी डेटा साइंस की किताब खोलेंगे ना, आप उस किताब के जो कंटेंट्स पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी ये कंटेंट्स क्या है, क्योंकि वो सारे के सारे कंटेंट्स लिंक करेंगे उस किसी भी टेक्स्ट बुक के साथ, बिकॉज ये यूनिवर्सल होंगे जो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा रहे होंगे उसको। अब हम आते हैं कि हमने टॉपिक्स पढ़ने क्या है। तो आज पे जो हमारा टॉपिक होगा, जो कि हमारा, क्योंकि हमारा हफ्ते में सिर्फ एक ही लेक्चर है, ठीक है, और सो मैंने वीक वाइज शेड्यूल लिखा हुआ है। फर्स्ट वीक में हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और डेटा साइंस है क्या, इसकी हाइप क्या है, डेटा एप्लीकेशन क्या है, लैंडस्केप क्या है, स्किल्स क्या है। नेक्स्ट वीक विल बी अबाउट डेटा साइंस प्रोसेस, और चैप्टर नंबर जो वीक 3 होगा, वीक 3 विल बी अबाउट मशीन लर्निंग। आगे मैं डिटेल्स पे आऊंगा जब हम वीक स्टार्ट करें, अभी मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता इसलिए। और वीक 4 इज अबाउट एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, इसे ईडीए भी बोलते हैं। ईडीए स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। फिर हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की इंप्लीमेंटेशन करेंगे, हम फीचर जनरेशन करेंगे, फीचर सिलेक्शन करेंगे, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करेंगे, हम लार्ज डाटा को सिंगल कंप्यूटर के ऊपर हैंडल करेंगे। हम लोग नो सीक्वल मूवमेंट, नो सीक्वल का मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, हम एसक्यूएल और नो सीक्वल पे बात करेंगे। हम ग्राफ डेटाबेसेस के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आपका ट्विटर, आपका लिंक्डइन, आपका फेसबुक के पीछे जो ग्राफ डेटाबेस है वो कैसे काम करती है, और उसकी उसकी वर्किंग जो है हम देखेंगे। हम रैग, ग्राफ रैग, न्यूरल नेटवर्क, चैटबॉट्स, डाटा एनालिस्ट एजेंट बनाएंगे।
जो एजेंट हमारे डाटा एनालिस्ट के, डाटा साइंटिस्ट के काम करेगा, वो भी हम इस कोर्स में बनाएंगे। टेक्स्ट माइनिंग करेंगे, टेक्स्ट एनालिटिक्स करेंगे, कुछ हम डेवऑप्स करेंगे जिसमें डाटा की पाइपलाइंस, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ करेंगे, गेट वर्जन कंट्रोल, डॉकर, और डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, और उसके बाद उस विजुअलाइजेशन को पावर बीआई में या टैब्लो में जो है वो यूज करेंगे। दिस इज अ वेरी इंटेंसिव कोर्स। इसमें आप देखें तो 4-5 एरियाज मिलके बना रहे हैं, बट इन अ वेरी फ्रेंडली, इन अ वेरी लाइट मोड में लेके इसको चलेंगे। एट द सेम टाइम आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप कोर्स में बड़ा अटेंटिवली मुझे सुनेंगे। एक एक लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एक लेक्चर जो है वो एक पूरा चैप्टर है। सो अगर आप एक लेक्चर मिस कर दिया तो आपने पूरा चैप्टर मिस कर दिया। सो एक्सट्रीम इमरजेंसी में जो है आप लेक्चर मिस कर सकते हैं, वो भी इस शर्त पे कि आप वो फिर वीडियो पूरी देखेंगे 2.5-3 घंटे की। ठीक है। सो बट आई स्टिल इनकरेज कि आप लोग पूरी कोशिश करेंगे लेक्चर मिस ना करें। हम बहुत से डिस्कशन, बहुत से जो चीजें हैं उसे क्लास में ही डिस्कस करते हैं। जी जी पूछे। नहीं, वो मैं आपको यूट्यूब का लिंक दूंगा ग्रुप के ऊपर, जिसके ऊपर वो पूरी लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है। ठीक है। ये टेक्स्ट बुक है। दिस टेक्स्ट बुक आई विल बी अपलोडिंग ऑन द ऑन योर एलएमएस। इससे आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास इस कोर्स की ना लेक्चर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी हैं, बट आई डोंट प्रेफर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। मैं आपको जो है ना वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाऊंगा। सो ये हमारा जो है ना इस कोर्स का पैटर्न इस तरह का चलेगा। नेक्स्ट टाइम जो है ना आप लोगों ने, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्लास में टाइम पे आए, बट सारा तो टेम्पो टूटता है, और बहुत सी चीजें बंदे ने पढ़ानी होती है कि जब वो क्लास का एक नॉन इंटरेस्ट बिहेवियर होता है, जब मेक्स वेरी बैड इंप्रेशन। कभी कभार एक हाथ में इंसान से कोई इमरजेंसी हो जाए, बंदा लेट हो जाए, दैट्स फाइन, बट दिस इज नॉट शुड बी द नॉर्म। 9:30 है, मेक श्योर करें कि आप 9:25 पे क्लास में हो। जैसे मैं 5-10 मिनट पहले आ गया था ना क्लास में, तो मेरी कोशिश थी कि जो सेटअप करना है ना वो 9:20 से 9:30 के दरमियान कर लूँ, ताकि आपका 1 मिनट भी जो है वो जाया ना हो। ये तो आप लोग भी ऐसी प्रॉपर वे में इसको फॉलो करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 is about data science in a big data world. So this chapter is about several topics. So what we will be doing in this chapter is we will cover the definition of data science and big data. We will recognize the different types of data. We will gain the insights into the data science process. We will introduce the fields of data science and big data, and we will be working through examples of Hadoop. इंशाल्लाह आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। चलिए, अब हम सबसे पहले ना, अच्छा आपको एक मजे की चीज बता दूं कि और बड़ी इजी वे के जो टेक्स्ट बुक है, इट इज रिटन इन अ वेरी प्लेन इंग्लिश, बहुत फनी है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो जब आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे ना, यू विल एंजॉय रीडिंग इट। तो अगेन दोबारा ये सारे बात सुन ले मेरी बोल से। अगर आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, हार्डली आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा, आप ये पूरा चैप्टर खुद रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आज से काम आज नहीं किया और लेट्स से हफ्ते बाद करेंगे, तो फिर आपको 3-4 दिन लगेंगे, और फिर कुछ 2 हफ्ते बाद करेंगे तो मतलब पूरा हफ्ता लग जाए तो ऊपर चैप्टर रीड करेंगे। तो कोशिश करें आज हमने पढ़ा है, आज ही बुक रीड करें। जब आप बुक रीड करेंगे आपकी और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। जो आपको ग्रेप और कॉन्फिडेंस बुक पढ़ने के बाद आएगा ना,
वो आपको मेरे लेक्चर सुनने के बाद या पीपीटी देखने के बाद या यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको खुद से ही आएगा। और चूंकि ये वो फील्ड है जिसके बाद आगे आप लोगों ने इसको एज अ कैरियर लेके चल रहा है, तो आपकी एक टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। अक्सर होता है ना, हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं भूल जाते हैं, इंटरव्यू में कोई सवाल पूछते हैं तो शेकी होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेगी। मेक श्योर कि एक बुक है उसको कंप्लीट फॉलो करें, क्योंकि इस बुक को हमें कवर टू कवर पढ़ना है, थ्रू आउट पढ़ना है, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है, और बहुत आसान लिखा हो, आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। सो मैं ये सारा रीड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको क्रक्स समझाऊंगा, और जो लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं आपके सामने रीड करूंगा। बिग डाटा जो है, सबसे पहला सवाल किया था दिमाग में कि व्हाट इज बिग डाटा। सो डाटा के साथ लगा हुआ है बिग, तो इसका मतलब है दिस डाटा मस्ट बी बिग, इट हैज टू बी enormous, it should not be like one PDF की फाइल नहीं होगी, एक छोटी सी टेक्स्ट की फाइल नहीं होगी। So big data is a blanket term for any collection of data sets so large or complex that it becomes difficult to process them using traditional data management techniques, such as, for example, the RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. आप लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस देखी है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे ही है। और आप लोगों ने उस डेटाबेस में मोस्ट लाइकली सीक्वल लैंग्वेज पढ़ी होगी। सीक्वल एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसमें आप टेबल बनाते हैं, टॉप रो सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, जॉइंस कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, इस तरह की आप लोगों ने ऑपरेशंस जो हैं वो देखे होंगे। और अगर आपको याद भी नहीं है तो मसला नहीं, आप याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रिकॉल कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट, इट्स नॉट एन इशू। बट ये जो आरडीबीएमएस वाला सॉल्यूशन है ना, ये ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हर डाटा के ऊपर चल जाएगा, हर डाटा के ऊपर ये आइडियली परफॉर्म नहीं होगा। तो अगर आपको ये लगता है कि जी मुझे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आती है, मैंने सीक्वल पढ़ा हुआ है, मैंने पिछले सेमेस्टर में डेटाबेस का कोर्स पढ़ा हुआ है, मुझे आरडीबीएमएस का पता है, तो मैं सारा काम उससे कर लूंगा, उससे सारा काम आपका सॉल्व नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो डाटा आपके पास सीक्वल में है, उसके लिए आपका डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा होना चाहिए, व्हिच मींस इट्स अ डाटा मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ रोज एंड columns. What if your data is not in the form of rows and columns? What if your data is a video file? What if your data is an audio file? What if your data is a Microsoft Word document? What if it is PDF? What if it is internet blog? It is not structured data. It's not in rows and columns. So you cannot apply your SQL and solve the solution right away. Right? Agree or disagree? Agree. So इसका मतलब क्या हुआ? The data science involves using methods to analyze massive amounts of data. ठीक है, अब डाटा को हमने सिर्फ एनालाइज नहीं करना, मैसिव, हमने क्या करना है, एनालाइज भी करना है एंड एक्सट्रैक्ट द नॉलेज इट कंटेन्स। उस डाटा में को एनालाइज भी करना है और उसमें से क्या नॉलेज निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, वो भी करना है हमने काम। तो अगर मैं आपसे बिग डाटा में और डाटा साइंस में डिफरेंस बताऊं ना, बिग डाटा इज लाइक योर क्रूड ऑयल। जब जमीन में से तेल निकालते हैं तो तेल को क्या कहते हैं, कौन सा ऑयल कहते हैं? वो तेल जो है आप गाड़ी में, मोटरसाइकिल में नहीं डाल सकते। उस तेल को हम कहाँ लेके जाते हैं? रिफाइनरी में। रिफाइनरी से जो निकलता है पेट्रोल, डीजल या जहाज का तेल जो ऑयल निकलता है, वो हम यूज करते हैं अपने सिस्टम में। सो बिग डाटा इज लाइक क्रूड ऑयल। Big data is like it's like massive amount of oil, massive amount of data. उसमें से जो प्रीमियर चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? डाटा साइंस। तो डाटा साइंस लगाएंगे क्रूड ऑयल के ऊपर, तो हम उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात सबको? कोई मुश्किल यहाँ पे? अब अगला क्वेश्चन आएगा आप लोगों के जहन में कि सर ये तो डाटा में से जो एनालिसिस करना है या कोई स्टैटिस्टिक्स या एक नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है, ये तो वही काम हो गया जो हम स्टैट्स में करते हैं। जो स्टैटिस्टिशियन है वो भी तो यही काम करते हैं, इनको आप डाटा दे दें, वो बता देते हैं कि इसका मीन क्या होगा, इसका मीडियन क्या होगा, इसका मोड क्या है,
इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। याद है कि काम करते थे स्टैट्स में, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा होगा। तो अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये जो डाटा साइंस है ये बेसिकली इवॉल्व हुई है मैथमेटिक्स से और स्टैटिस्टिक्स से, किससे इवॉल्व हुई है? अब एक क्वेश्चन है जो उस बुक में भी लिखा हुआ है कि उसने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स एनालाइज की हैं जो मार्केट में पोस्ट होती हैं कि डाटा साइंटिस्ट में और स्टैटिस्टिशियन में और मैथमेटिक्स वाले में क्या डिफरेंस है। तो जो डाटा साइंस का बंदा है उसको स्टैटिस्टिक्स के अलावा या उसके साथ उसको एल्गोरिथम्स का भी पता है, उसको मशीन लर्निंग का भी पता है, उसको डेटाबेसेस का भी पता है, उसको विजुअलाइजेशन टूल्स का भी पता है। ये काम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाले को नहीं पता। सो बेसिकली वैसे इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर आपके पास एक डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, तो और आप उसमें स्टैटिस्टिक्स लगा के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर हमारी जो मर्दमशुमारी होती है, कंसेंसस होता है, उसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं और हम उससे मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो है वो निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसी डाटा में से कोई प्रेडिक्शंस करनी है, मसलन अगर आपने स्टॉक मार्केट में किसी शेयर प्राइस को प्रेडिक्ट करना है या प्रॉपर्टी की प्राइस को अगले साल में प्रेडिक्ट करना है, या आपने कोई फोरकास्टिंग करनी है कि हमारा रेवेन्यू कितना होगा, हमारा लॉस कितना डिक्रीज होगा, उसकी जो प्रेडिक्शन एल्गोरिथम्स है दैट इज द डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। और फिर वो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है, डाटा साइंटिस्ट जो है, वो अच्छे तरीके से लगा सकेगा एज कंपेयर टू कन्वेंशनल स्टैटिस्टिक्स मेथड्स। तो बहुत सी चीजें कंप्यूटर आपको एडवांटेज देगा जो आपको ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स वहां पे उतनी फ्रेंडली नहीं है जितना फ्रेंडली हमारा डाटा साइंटिस्ट है। तो बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट, you know algorithms, you know machine learning, you also know deep learning, you know how to make agents, how to make bots, you also be an analyst, you know visualization tools, or a little bit of obviously mathematics and statistics, but not very hardcore mathematics and statistics, but you know how to apply them. So you being differentiated into a data scientist category as compared to maths and stats. So data की ना characteristics क्या होती है? Data की characteristics चार रिलीज होते हैं। पहला बी है हाउ मच डाटा इज देयर। अगर कोई आपसे कहे ना कोई मेरे पास एक डाटा है, तो मतलब वो आपको जॉब ऑफर कर रहा है और कह रहा है हमारे पास एक डाटा है जिसके ऊपर आपने काम करना है, तो आपके दिमाग में जैसे डाटा की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले से डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहले आपने से पूछा तो कितने वॉल्यूम का डाटा है, कितना वॉल्यूम है, तो वो कहेगा कि 1 टेराबाइट्स है या 100 टेराबाइट्स है या 160 जीबी है। ये उत्तर क्या है? V stands for volume। पहला सवाल आपके ध्यान में आएगा डाटा का वॉल्यूम कितना है, साइज कितना है। इज इट डज इट मेक सेंस? ठीक है। साथ जो कि आप किसी कंपनी में जाते हो, वो कंपनी सपोजिटली एक एयरलाइन कंपनी है। अब जहाज जो होता है ना, एक जहाज एक एक एयरपोर्ट से उड़ के दूसरे एयरपोर्ट तक जाता है, उसमें जो सेंसर लगे होते हैं उससे जो डाटा आता है वो पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स डाटा होता है एक जहाज से। ठीक है, और सोचो दुनिया उसकी उस एयरलाइन की हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स जा रही हो, तो उससे जो डाटा जनरेट होगा दैट विल बी इनॉर्मस, जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, हम आगे पढ़ेंगे कि उसको क्या है, लेकिन उसका वॉल्यूम का साइज और होगा। अगर एक कंपनी है जो एम्प्लॉइज की ट्रेड्स एट्रीब्यूट्स देख रही है और उनका मूड देख रही है और उनकी उसने कुछ उसके ऊपर कुछ एनालिटिक्स परफॉर्म करने हैं, वो कंपनी का साइज ही 50 इसका है, तो उसका डाटा का साइज डिफरेंट होगा। तो वॉल्यूम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके ऊपर आपने डिसीजन लेना है। सेकंड, डाटा का ट्रेड क्या होता है? B stands for, बोले यार सारी एनर्जी मेरे अंदर है, बिल्कुल थके हुए और सोए हुए आए हुए। B stands for वैरायटी। वैरायटी का मतलब है डाटा की वैरायटी क्या है। डाटा जैसा होता है ना, जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं ना, मुझे वैरायटियां दिखाओ, वो आपको डिफरेंट कलर्स दिखाता है, डिफरेंट पैटर्न्स दिखाता है। वैरायटी का मतलब है डाटा स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, मशीन लर्निंग बेस्ड है, ह्यूमन जनरेटेड है या रोबोट कंप्यूटर जनरेटेड डाटा है। किस तरह की वैरायटी का डाटा? एग्री और डिसएग्री? सो अगला काम होता है वैरायटी। असल में जब डाटा साइंटिस्ट इंशाल्लाह बनेंगे इस कोर्स के एंड पे, and I believe in you totally, ठीक है। सो आप लोगों ने जो है ना वो मुझे करके दिखाना है by the end of this semester you have to secure a job of data scientist or an analyst whatever it is, ठीक है। सो अब ये बड़ा मैटर करेगा कि आप किस फील्ड में जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में चले गए तो वहां पे इमेजेस होंगे, तो आपकी फिर काम किस पे होगा? इमेज पे।
तो फिर आप जब बोलते हैं अगले 4-5 साल इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं, यही जॉब आप कर रहे हैं किसी लेट से पंजाब से सिटी में चले जाते हैं, अब वो वीडियो सर्वेलेंस कर रहे हैं कि जी कहाँ गन पॉइंट गन शॉट हुआ, कहाँ जो है ना ट्रैफिक वायलेशन हुई, कहाँ पे कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी हुई, तो वहां पे आप वीडियो की सर्वेलेंस कर रहे होंगे, तो वहां पे इनपुट जो होगी वो वीडियो होगी। इस तरह किसी कंपनी में जा रहे हैं जो रेवेन्यू देख रहे हैं, तो वहाँ डेटा आपका नंबर्स की फॉर्म में होगा, आपके पास टेबल की फॉर्म में होगा, रोज कॉलम की फॉर्म में होगा, स्ट्रक्चर डेटा होगा। सो किस वैरायटी के ऊपर काम करना है, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करें। एग्री हो डिसएग्री? ऐसा इस कोर्स में मैं आपको सबके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक्सेल की फाइल के ऊपर काम, मैं आपको स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर टेक्स्ट ऑडियो वीडियो इमेज हमारे पहले के ऊपर काम करेंगे। और आपने ये नहीं कहना सर मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपने सब पे काम करना है, क्योंकि कुछ पता नहीं है आप किस फील्ड में जाए, कल को हो सकता है आपको मल्टी लेवल या मल्टी वैरायटी के ऊपर काम करना पड़ जाए। जितने ज्यादा डाटा वैरायटी के ऊपर काम किया होगा उतना आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। जब आप अगले को बताएंगे मैंने इस लेवल की यही ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, सो यू हैव अ डाइवर्स बेस एंड पीपल विल ट्रस्ट यू, ओके अच्छा मैं इसको मुख्तलिफ काम जो है वो दे सकता हूँ। तीसरी चीज क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है एट व्हाट स्पीड द डाटा इज, तो बड़ी फास्ट पेस के ऊपर डाटा जनरेट होता है। बाद केसेस में बाद में डाटा लाइव आ रहा होता है, ठीक है, जैसे ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स आ रही हैं, अब एक्स हो गया, एक्स के ऊपर ट्वीट्स आ रही हैं, या फेसबुक के ऊपर पोस्टें आ रही हैं, कितनी फास्ट आ रही है, और आपने पोस्टों का एनालाइज करना है। सपोज करो कि मार्केट में आजकल चल क्या रहा है, हाउ ट्रेंडिंग चीज क्या है, किस चीज के ऊपर ज्यादा बात हो रही है। सो एट व्हाट स्पीड इस डाटा इज जनरेटेड, दैट इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपको ये भी पूछना होता है अच्छा डाटा जो आपके पास है वो किस स्पीड से आ रहा है, फिर उसी हिसाब से आप अपना एल्गोरिथम बनाएंगे। ठीक है, बाद दफा आपको आपको कन्वेंशनल एल्गोरिथम भी, बाद दफा ऑनलाइन एल्गोरिथम्स बनाने पड़ते हैं जो ब्लॉक बाय ब्लॉक चलते हैं, जो रन टाइम डाटा को उठा रहे होते हैं, मतलब उस तरह की। तो और चौथी चीज जो आजकल नई ऐड हुई है, दैट इज वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है कि ऑथेंटिसिटी कितनी है डाटा की, डाटा फेक तो नहीं है, मैनिपुलेटेड तो नहीं है, उसकी उसकी उसमें वो कितना रिलायबल है, जिसके बाद आप उसके ऊपर एनालिटिक्स कर सकें। अगर रिलायबल नहीं है तो फिर आप उसको रिलायबल बनाएंगे और फिर आप उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो एक तो मैंने आप लोगों को डाटा साइंटिस्ट में और स्टैटिस्टिशियन में डिफरेंस बताया है। थोड़ा सा वो डिफरेंस भी है कि जो डाटा साइंटिस्ट होगा ना उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा हडूप का, पिग, स्पार्क, आर लैंग्वेज, पाइथन एंड जावा, सो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का और टूल्स का। अच्छा वैसे आपके नाम देखेंगे ना, आप तो ऐसे डर जाएंगे यार ये इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम इनमें से मेजोरिटी चीजों को टच करेंगे। बाद में जावा चाहिए भी नहीं, बाद में सिर्फ पाइथन चाहिए, आर पाइथन में से अक्सर जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैंने पढ़ी है, जितनी मैंने लिखी है और मैंने एनालाइज की है, आर और पाइथन लिखा होता है, दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो दैट इज गुड इनफ। इसी तरह हडूप बिग स्पार्क के आपको यूज करना पड़ता है जब आपके पास बिग डाटा हो। ठीक है, बाज़ दफा बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो बैंकिंग की कंपनी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे दे डील विद बिग डाटा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजेक्शन हो रही होती है, दे आर बीइंग जनरेटेड लॉट ऑफ डाटा। तो उसके ऊपर जो काम हो रहा होता है वो बिग डाटा की डोमेन में आता है। ठीक है, बहुत सी जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो कि क्लाइंट्स हैं, तो जो कंपनीज हैं, सो दे हैव अ डाटा बट नॉट सो बिग। अगर आप उनके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन लगाएं तो आप एक कंप्यूटर उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट बिग डाटा की अपनी डोमेन है। इसीलिए इस कोर्स का एक और कोर्स भी आगे इलेक्टिव है जिसका नाम है बिग डाटा एनालिटिक्स, जिसमें फिर बड़े डाटा के ऊपर बात करते हैं, वो कैसे उसके ऊपर काम करते हैं। और फिर डाटा बेसिस का एलिमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें आ जाएगा। अच्छा अब जो है, अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन इंट्रोडक्शन बताया है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि हम जो डाटा साइंस पढ़ रहे हैं या फिर डाटा को स्टडी करेंगे, हमें इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट एंड यूजेस ऑफ डाटा साइंस एंड बिग डाटा? तो इनका इस्तेमाल कमर्शियल भी है और नॉन कमर्शियल भी है। Commercial companies in almost every industry use data science and big data to gain insights into their customers, processes, staff, completion, and products. Many companies use data science to offer customers a better user experience as well as cross-sell, upsell, and personalize their cross-sell.
कि किसी ने अगर चमचा खरीदा है तो नीचे लिखा आ जाएगा जिस कस्टमर ने चमचा खरीदा उसने कांटा भी खरीदा है, या जिसने चमचा कांटा खरीदा है तो उसमें नाइफ भी आ जाएगा साथ कि ये दोनों आइटम्स क्या है, क्रॉस सेल हो गई। ठीक है। फिर होता है अपसेल, यानी कि कोई बंदा 3 चीजें खरीद रहा है, उसको आप 2 रिकमेंडेशन ऐसी दे दें कि वो 2 भी खरीदे, तो जहां उसने 3 खरीदा था वहां वो 5 खरीदे। बात साहब, आपने नेटफ्लिक्स पे देखा होगा, आप में से बहुत से लोग नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम यूज करते हैं। वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं आपकी एज क्या है, आपके रीजन क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है। तो शुरू में वो आपको रैंडम मूवीज दे रहा होता है। कुछ टाइम के बाद वो आपको ऐसे सीजन और ऐसी मूवीज दे रहा होता है जो वाकई आप देखते हैं, यानी कि वो एल्गोरिथम ट्रेन कर लेता है आपके हिसाब से। आप वो भी हम पढ़ेंगे कि नेटफ्लिक्स के पीछे क्या एल्गोरिथम लगा हुआ है, कि जिसके थ्रू उसको पता है कि मैंने कस्टमर को क्या रिकमेंडेशन देनी है। और सबसे हाईली पेड बंदा जो नेटफ्लिक्स के अंदर है वही है जो रिकमेंडेशन सिस्टम डिजाइन करके देता है। कस्टमर को बताता है कि इसको मैंने क्या फीड करना है जिसके थ्रू जो है वो एंगेज रहे हमारी सर्विस में। ठीक है। A good example of this is Google AdSense। अच्छा, गूगल का अक्सर आपने देखा होगा, आप गूगल पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं ना, उसी के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आपका मोबाइल फोन जो है वो साइलेंटली माइक्रोफोन से सुन रहा है। कुछ टाइम के बाद आप उस तरह के ऐड देखना शुरू कर देंगे मोबाइल पे। ठीक है, उस तरह की आपको प्रमोशन आना शुरू हो जाएंगी। इट्स ऑल डाटा साइंस बिहाइंड द सीन। एक मूवी है हॉलीवुड की, दैट इज मनी बॉल, द आर्ट ऑफ विनिंग एंड अनफेयर गेम। किसी ने मूवी देखी है? अच्छा, ये दिस इज अ मूवी। इसमें होता क्या है कि बास्केटबॉल की जब टीम्स बनती हैं अमेरिका में, तो इट्स अ वेरी कॉस्टली वेंचर टू मेक अ टीम, बिकॉज बड़े हाईली वैल्यूड प्लेयर्स होते हैं, तो उनको खरीदना और उनको टीम में रखना बड़ा एक महंगा काम है। तो एक बंदा था, उसने ये सोचा, उसका आइडिया था कि उसने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस लगाई कि मैंने कौन से अंडरडॉग प्लेयर को रखूंगा, ये प्लेयर इस अपोनेंट के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस तरह इसने एक टीम बनाई और उस टीम ने सब टीम को आउट परफॉर्म किया। तो बेसिकली इस गेम में बताता है, इन द बुक एंड मूवी we saw that the traditional scouting process, ये जो बंदे हायर करते हैं ना, इसे scouting process कहते हैं। For American baseball was random, पहले वो random था, उसने उसको replace किसे किया? With a correlated signals, change everything, relying on statistics allowed them to hire the right players and pit them against the opponents where they would have the biggest advantage। और उसके थ्रू उन्होंने जो है वो दे हैव डन अमेजिंग जॉब। तो आई वुड रिकमेंड कि या तो ये आप बुक पढ़ें या ये मूवी देखें। सो ऐसी मूवीज जरूर देखें जो आपको ना एक नया पर्सपेक्टिव देता है चीजों का, क्या जो कैसे डाटा साइंस लगा के उन्होंने एक बास्केटबॉल में रेवोल्यूशन लाया। सो देयर आर लॉट ऑफ डाटा साइंटिस्ट जॉब्स अवेलेबल इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, यूरोपियन प्रीमियर लीग, कि जो फुटबॉल प्लेयर्स की स्टेटिस्टिक्स को देख रहे होते हैं, फिर ये देखते हैं कि कौन सा प्लेयर उस टीम के खिलाफ उसकी स्टैट्स अच्छी है तो इसको फील्ड कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा यार इतना इंपॉर्टेंट मैच है, ये वाला प्लेयर को बिठाया हुआ है, इसको तो खिलाना चाहिए, उसकी उस टीम के खिलाफ जो है वो स्टेटिस्टिक्स जो है वो उतनी सॉलिड नहीं होगी। ठीक है, ये पूरी पीछे साइंस है, ऐसे नहीं। ये जो जो कोचेज होते हैं, आप में से कौन देखता है प्रीमियर लीग? ठीक है, तो यू नो सर एलेक्स, ठीक है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो उसकी उसकी प्लानिंग देखो, पूरी पूरी स्ट्रेटजीज होती हैं। ये थोड़ी होता है ग्राउंड पे आके और खेलना शुरू कर दिया, हर बंदा और डिफेंडर भी है और स्ट्राइकर भी है, तो थोड़ी है। एवरीवन हैज अ जॉब टू डू। ठीक है, थिंग्स गोज लाइक दिस। So financial institutions use data science to predict stock markets। तो स्टॉक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां पे जॉब्स हैं। डिटरमाइन द रिस्क ऑफ लैंडिंग मनी, किसी को उधार देना है तो इस पे कितना रिस्क इन्वॉल्व है। आपको याद पता होगा कि क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट आती होती है, उस क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट के बाद आपका इंटरेस्ट रेट सेट होता है कि उसको क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। जो कस्टमर्स रिस्की होते हैं, जिनका क्रेडिट स्कोर लो होता है, उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। जिसका क्रेडिट स्कोर कम होता है उसका इंटरेस्ट रेट, जिसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा होगा, लेकिन जो ज्यादा रिलायबल बंदा है उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? लो होगा। इसी तरह जब इलन मस्क या कोई भी बड़े बड़े वॉरेन बफेट टाइप लोग जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन लेते हैं, इनको एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, बिकॉज उनको पता होता है यार ये तो नहीं डूब कहीं भागेगा। ठीक है, उसके बाद लर्न हाउ टू अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स फॉर देयर सर्विसेज। और वो कहता है कि जब भी किताब लिखी जा रही है 50% से ज्यादा, अब आप कहते हैं 50% से ज्यादा ट्रेड दुनिया में जो हो रही है वो ऑटोमेटेड हो रही है। लोगों ने बॉट्स लगाए हुए हैं, लोगों ने कंडीशन सेट की हुई है और आप ट्रेड करते हैं। अब मतलब स्टॉक एक्सचेंज में मैंने अकाउंट बनाया,
मैंने देखा कि आप उसमें सिर्फ सेट कर देना कि यार मुझे ये कंडीशन हो तो मेरा शेयर परचेज कर लेना, ये कंडीशन हो मेरा शेयर सेल कर देना, तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेटेड जैसी वो कंडीशन मीट होंगी वो खुद ट्रेड कर देगा। इस तरह जो लोग क्रिप्टो करते हैं, क्रिप्टो में भी बॉट्स हैं, पीछे पीछे एल्गोरिथम लोगों ने लगाए हुए हैं जो कि बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। आप फिजिकली प्रेजेंट ना भी हो तो वो बाइंग सेलिंग हो रही होगी, ठीक है, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। उसके बाद अभी हम सिर्फ बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है आप में से आप लोगों को सबको ये चीजें पता होंगी पहले से, पता है ना? यस सर। कोई नई चीज तो नहीं है ना, सिर्फ ये एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि यार ये कोर्स इंटरेस्टिंग है, इससे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बहुत सी जिसे कहते हैं ना बेनिफिट्स अपने बिजनेस के लिए अपनी चीजों के लिए निकाल सकते हैं। सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जैसे यूएस की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने अपनी टीम में भी डेटा साइंटिस्ट रखे हुए हैं, लेकिन सारा काम वो नहीं करते, वो डाटा पब्लिक कर देते हैं कि ये हमारा यूएस का डाटा है, इसके ऊपर आप एनालिसिस करो, तो लोग उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें उसके ऊपर जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं कि जी हमारी एवरेज पॉपुलेशन का साइज जो है वो कितना ग्रो करेगा, आबादी इस ईयर में कितनी हो जाएगी, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, ठीक है, लोगों की एवरेज हाइट क्या चल रही है नेशन की, ठीक है, या एवरेज एज क्या चल रही है, याद है अक्सर आप लोगों ने इस तरह की टर्म सुनी होगी। तो ये जो मर्दमशुमारी करते हैं या कंसेंसस करते हैं, उसके बाद जो डाटा आता है तो उसके ऊपर एनालिसिस करके बताते हैं कि जी हमारी यंगर पॉपुलेशन इतनी है, तो हमारी जो है वो पढ़े लिखे लोग इतने हैं, इलिटरेट लोग इतने हैं, कितने परसेंट लोगों की आमदनी इतने से कम है, होता है ना इस तरह की चीजें। तो गवर्नमेंट जो है वो बार दफा डेटा जान के पब्लिक करती है कि आप करें एनालिसिस इसके ऊपर। अब ये जो data.gov है, it is but one example, it is the home of US governments, कौन सा डेटा ओपन कर सकते हैं फॉर पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। इस तरह ये जो एडवर्ड स्नोडन है, ये वो बंदा है जिसने विकीलीक्स की थी, विकीलीक्स का नाम सुना है ना? विकीलीक्स में उसने ये किया था कि उसने जो गवर्नमेंट के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे उसे पब्लिक कर दिया था, और उस डॉक्यूमेंट से पता लगा कि यूएस गवर्नमेंट ने हंड्रेड्स ऑफ डेटा साइंटिस्ट हायर किए हुए, और वो डेटा साइंटिस्ट करते क्या है कि वो लोगों को ट्रैक कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, और उसको डिफरेंट पॉलिटिकल लोगों को स्टडी कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो सारा डेटा इसने पब्लिक किया था। इसी तरह उसने उन लोगों ने जिन लोगों को एनालाइज किया थ्रू गूगल मैप्स, और एक और ऐप थी कौन सी, एंग्री बर्ड्स के थ्रू भी। अच्छा ये भी मैं आप लोगों से कुछ चीज शेयर करूँ जो किताब मैंने लिखी हुई, इसलिए मैंने तो लेक्चर में आने का फायदा होगा एज कम्पेयर टू सिर्फ वीडियो सुनने से। अभी जब पहली दफा बराक ओबामा जो था ना वो प्रेसिडेंट बना था फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट टाइम, तो बराक ओबामा की ना इतने ज्यादा चांसेस नहीं थे प्रेसिडेंट बनने के। बराक ओबामा की जो टीम थी उन्होंने पहली दफा डेटा साइंटिस्ट हायर की। वो डेटा साइंटिस्ट करते क्या थे कि जो फेसबुक के ऊपर लोग पोस्टें करते थे ना, उसे क्रॉलिंग करते थे, उसकी क्रॉल करते थे, और उनको ऑटोमेटेड कॉल्स करते थे। सो फॉर एग्जाम्पल एक यूएस में कोई लेट्स से कोई टाउन है, वो ये बात कर रहा है कि हमारे इलाके में पार्क नहीं है, ठीक है, या हमारे इलाके में स्कूल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के ऊपर डिस्कशन हो रही है लोगों की, तो उनको रोबो कॉल आती है कि हम लेट्स से डेमोक्रेटिक पार्टी से बात कर रहे हैं, हमें पता है कि आपके इलाके में पार्क नहीं है, हम जब वोट में मिलेंगे हम सबसे पहले पार्क बनाएंगे, हम सबसे पहले आपको स्कूल बनाएंगे। तो वो लोग कहते थे यार चलो एटलीस्ट ये तो लोगों को हमारा मसला तो पता है ना, हल करें ना करें वो बात है, लेकिन एटलीस्ट इनको हमारा मसला तो इस बात में ना लोगों ने जो है ना वोट देना शुरू किया, और इवेंचुअली गेम टर्न अराउंड होगी बराक ओबामा के फेवर में। तो दे वर द फर्स्ट वंस दोज हु हैव एम्प्लॉयड डेटा साइंटिस्ट, जिन्होंने फेसबुक के थ्रू सोशल मीडिया के चीजों को लाइव स्टडी किया और लोगों को रोबो कॉल्स की। अब हर पॉलिटिकल पार्टी यूएस में करती है, ठीक है, अब ऐसा अब हर समझदार हो गया, अब हर बंदा ये काम मांग कर रहा है, लेकिन पहले वो उनके पायनियर था और ये काम इनको बड़ा एक्टिवली हो रहा है। इस तरह एनजीओ हैं, और आपके पास WWF वाले हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये लोग एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट सही जा रहा है, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पर हमें जो है ना ज्यादा रिटर्न आएंगे, और दिस इज ऑल द यूज केसेस। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ाई शुरू नहीं की, अभी सिर्फ कहानियां गपशप लग रही थी, ठीक है। फर्स्ट आवर जो था वो इसी के लिए था कि हम एक तरह बेस लाइन सेट करें। सो आर यू
हैप्पी विद इट? बेनिफिट समझ आए सबको? इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है। नॉर्मली मैं करता क्या हूँ कि ना, मैं जब रोज रोज पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैंने कुछ 3-4 लेटेस्ट जॉब पोस्ट जो होती है ना, लिंक्डइन पे आई होती है, या किसी ने ऑनलाइन आप लोगों ने rozi.pk है, जो पाकिस्तानी है, इस तरह यूएस की और यूरोपियन फ्रीलांसर की बहुत सी साइट्स के ऊपर ना पोस्ट होती है, मैं वो रीड कर लेता हूँ। लेकिन डेटा साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ रहे हैं, हर जगह डेटा साइंस जो है वो चल रही है। आप लेट्स से सैडल मोटर्स की वेबसाइट पे जाके अपनी गाड़ी के बारे में कुछ चीजें खरीद रहे हैं, तो रिकमेंडेशन सिस्टम आ जाएगा। Amazon के ऊपर जा रहे हैं, Amazon प्राइम के ऊपर आपको मूवीज की रिकमेंडेशन आ जाएगी। आप गूगल पे देख रहे हैं, एड्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, एड्स आ रहे हैं, एड्स की ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, एसईओ चल रहा है। मतलब कोई ऐसी एप्लीकेशन आप तो रोज इसको देख रहे हैं। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इट। सो दैट वाज द ग्राउंड वर्क आई मेड। अब हम अपना पहला टॉपिक जो है ना वो शुरू करते हैं। अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, ट्राई टू बी ऑन टाइम, क्योंकि आज चलें शुरू में 5-10 मिनट लेट आया तो ओके, बट अगर आप 10-15 मिनट आधा घंटा लेट आएंगे तो लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे और फिर चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो ये सारा नोट्स, ये सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वी कैन ऑलवेज रिव्यू। तो फर्स्ट थिंग इज द फेसेट्स। फेसेट्स का मतलब वैरायटीज होगी ऑफ डाटा। So in data science and big data, you will come across many different types of data, and each of them tends to require different tools and techniques. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक टूल आता है और एक टेक्निक आती है, तो आप सारे के सारे डाटा के ऊपर वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। There is no one solution fits all, ऐसा नहीं। हर डाटा की वैरायटी के ऊपर डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स है। आपकी प्रेफरेंस हो सकती है कि आपको कुछ टूल्स पे और कुछ टेक्निक्स पे अबूर हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और आप उसके ऊपर रहना चाहें, बट अदर वैरायटी के लिए फिर आपको नया टूल सेट या नए स्किल्स जो है वो सीखने पड़ेंगे। ठीक है, आप जरूर एक दो के ऊपर अपना ग्रिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, बट सारे हमने कवर करने हैं इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर कोर्स पे। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि सर डाटा की जो आप एसेट्स की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कैटेगरीज हैं? तो मेन कैटेगरीज जो है वो लिख दी है, बाकी छोटी मोटी कैटेगरी और भी बन सकती हैं, बट मेन कैटेगरीज क्या है? मेन कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? अनस्ट्रक्चर्ड, नेचुरल लैंग्वेज, मशीन जनरेटेड, ग्राफ बेस्ड, ऑडियो वीडियो एंड इमेज, और कौन सी है? तो ऑलमोस्ट हमने 90% 95% हमने कवर कर लिया है डाटा हमारे पास। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई ऑल अगेन इंकरेज यू टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास। थोड़ा बोले, स्पीक अप करें, लाउड हो, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स भी हमने बनानी है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने डाटा साइंस का मॉडल बना लिया, रिजल्ट्स भी आ गए, लेकिन अगर आप अगले को समझा नहीं सकते ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो कोई आपको सबमिशन नहीं खरीदेगा। तो आपको बड़ा कन्विंसिंगली अपना आर्ग्यूमेंट देना है। तो ये चीजें भी सीखनी है साथ साथ। तो अभी हम पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर डाटा क्या है। स्ट्रक्चर डाटा वो है जो डाटा किसकी फॉर्म में लिखा जाए? रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है रैंडम सा, इस पे आईडी लिखी हुई है, इस पे डायमेंशन यूनिट लिखा हुआ है, टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, कुछ बेसिक वैल्यू है, कुछ कॉन्फिडेंस लेवल है। सो ये जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा लिखा हुआ है, इसे हम कौन से कहेंगे? स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर आप बड़े आसानी से ना एसक्यूएल लगा सकते हैं, व्हिच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और अक्सर आपको इस तरह की जो फाइल है ना, ये किसमें मिलेगी? एक्सेल फाइल में। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप इस तरह का टेबल बना सकते हैं, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल की फाइल में। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या जो दुनिया में जितना डाटा है वो सारा यही है स्ट्रक्चर डाटा? नहीं है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द डाटा इज, इनफैक्ट डाटा खुद ही अनस्ट्रक्चर्ड है। ये तो हम खुद उसको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में इंसान बनाते हैं उसको स्ट्रक्चर करते हैं, वरना रियलिटी में तो डाटा किस फॉर्म में आ रहा होता है? स्ट्रक्चर। अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये ईमेल है,
अब इस ईमेल में एक बंदे ने एक पूरी ईमेल लिखी हुई है, आपके ख्याल से इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड चीज है, रोज एंड कॉलम्स है इसमें? नहीं है। लेकिन आप इसको कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एटलीस्ट हेडिंग है, उसका सब्जेक्ट टाइटल है, उसने कुछ पैराग्राफ बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर्ड है। और ज्यादा इसमें क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी ने ईमेल कर दी है इस पूरी क्लास में से, और उसने अपना नाम हाइड कर दिया है, तो बड़ा मुश्किल है ये बताना कि इन 50 में से किसने ईमेल की, क्योंकि हर एक का अंदाज लिखने का मुख्तलिफ है, और बहुत ही मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने का मतलब डिफरेंट है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो होगा जो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास है, या एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ये जो ईमेल लिखी हुई है, ये ईमेल इंसान ने लिखी है, तो इसको हम किस डोमेन में लेके आ सकते हैं? तो इस ये ईमेल एग्जांपल नेचुरल लैंग्वेज की भी एग्जांपल है ईमेल, क्योंकि किसी ह्यूमन ने लिखी है। अगर ह्यूमन ने ना लिखी होती, चैट जीपीटी ने लिखी होती, या मशीन ने लिखी होती, तो फिर वो नेचुरल लैंग्वेज ना होती। नेचुरल लैंग्वेज वो है जो किसने लिखी है, ह्यूमन ने लिखा है। ह्यूमन लिखता जब इंग्लिश है या उर्दू या कोई भी लैंग्वेज, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए ना आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लगानी पड़ेगी, एनएलपी लगानी पड़ेगी। इसीलिए पाइथन में इसके ऊपर एक पूरी टूल किट अवेलेबल है जिसका नाम है एनएलपी के, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। क्योंकि लैंग्वेज को समझना इंसानों के लिए भी मुश्किल है, कंप्यूटर के लिए भी मुश्किल है। बाज दफा दोहरे मानी होते हैं, डबल मीनिंग होते हैं अल्फाजों के। बाज दफा सरकास्टिक बात लिखी होती है। मतलब एक लड़का तो अब क्लास में आएगा, मैं सोचूंगा यार तू बड़ी जल्दी आए, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी आया, इसका मतलब मैं उसको सरकास्टिकली कह रहा हूँ कि तुम 1 घंटा लेट आए। सो नेचुरल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को ये बात समझाना कि यार ये जो मैंने बात की थी ये मैंने सरकास्टिकली की, ठीक है। इसी तरह आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसमें कोई इमोशन है, इमोशन सैड है, एंगर है, और जो भी है, तो वो उसको समझना लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए मुश्किल है। तो उसके लिए कोई अलग दुनिया है जो किस डोमेन में आती है, नेचुरल। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज के लिए आपको डेटा साइंस की टेक्निक चाहिए और साथ में चाहिए लिंग्विस्टिक्स। तो जब हम नेचुरल लैंग्वेज का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेचुरल लैंग्वेज में स्टेमिंग एक चीज होती है, लेमटाइजेशन एक चीज होती है, टोकनाइजेशन होती है। हम वर्ड्स को जो है पूरे सेंटेंसेस को टोकन्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम उस टोकन्स के ऊपर वर्ड काउंट लगा सकते हैं, हम उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट इमोशंस रीड कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो चैट जीपीटी के पीछे ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल क्या है, डिकोडर ऑनली आर्किटेक्चर क्या है, वो कैसे अल्फाजों को प्रेडिक्ट करता है, कैसे जो है वो लैंग्वेज जनरेट करता है। तो ये चीजें भी हम समझ जाएंगे। तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस कि मैं आपको चैट जीपीटी डीपसीक के जो पीछे वर्किंग है वो समझाऊंगा कि हाउ दिस वर्क्स बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। एनएल नेचुरल लैंग्वेज। उसके बाद एक डाटा होता है जिसको हम कौन से कहते हैं, मशीन। बाद में आपकी मशीनें डाटा जनरेट कर रही होती हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, और वो आपका डाटा जनरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक जहाज एक एयरपोर्ट से उड़ा है दूसरे एयरपोर्ट तक गया, उसके सेंसर ने जो डाटा जनरेट किया है दैट इज कॉल्ड। या आपके ये जो एयर कंडीशन लगे हुए हैं, या आपके टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, वो डाटा जनरेट कर किसी लॉग में स्टोर कर, या आपके नेटवर्क में जो ट्रैफिक आ रही होती है उस नेटवर्क के पीछे जो आपका पूरा रिकॉर्ड स्टोर हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड। मशीन का लेवल इतना बढ़ रहा है कि इट क्रॉस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। सो एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद एक नई दुनिया आ रही है आईओई, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का मतलब हर चीज के ऊपर सेंसर लगे होंगे। आपकी फ्रिज पे सेंसर लगा होगा, आपके वॉशिंग मशीन पे, आपकी एयर कंडीशन पे। आपको फ्रिज आपको मैसेज कर देगा कि अंडे खत्म हो गए, ऑर्डर कर दें। या उससे अगला लेवल ये आएगा कि वो अमेज़न से खुद ही ऑर्डर कर देगा आपके कहे बगैर, ठीक है। सो हर चीज स्मार्ट हो रही है, हर चीज के ऊपर जो है वो सेंसर लगे और उसको स्मार्ट बनाया जा रहा है। आपका घर गंदा हो गया तो आपका वैक्यूम क्लीनर खुद ही ऑन हो जाएगा और वो घर की सफाई करके साइड पे जाके बैठ जाएगा। सो बेसिकली इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इज द न्यू थिंग। उसमें जो डाटा जनरेट होता है वो इस फॉर्म में होता है, लॉग्स की फॉर्म में, ठीक है। सो और उसकी में मशीन आईडी, मशीन, दिस इज कॉल्ड अ मशीन जनरेटेड डाटा। Then comes your graph base और नेटवर्क। सो ग्राफ बेस और नेटवर्क की कहानी ये है कि वैसे तो दुनिया का हर डाटा जो है ना उसको आप ग्राफ की फॉर्म में जो है वो दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जहां पे इट इज मोर कन्वीनियंट
कि आप डाटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। मिसाल के फेसबुक के ऊपर आपको सजेशन आती है कि दिस माइट बी योर फ्रेंड, इसको आप फ्रेंड ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो रैंडम आ जाती है। आपके कुछ दोस्त होते हैं, कुछ उसके दोस्त होते हैं, वो दोस्त आपके दोस्त कॉमन होते हैं, कुछ उसके इंटरेस्ट होते हैं, कुछ आपके इंटरेस्ट होते हैं, आप दोनों के इंटरेस्ट भी क्या है, तो काफी सिमिलैरिटीज देखता है ग्राफ के थ्रू, और वो आपको कहता है कि इसको भी आप जो फ्रेंड ऐड कर सकते हैं। आप एक बात समझ रहे हैं? इसके पीछे ये नहीं है कि उसने दुनिया की 5 अरब आबादी को स्कैन किया, उसके पीछे ग्राफ बेस्ड डाटा है, और वो उस ग्राफ बेस पे कुछ फीचर्स देखता है, और उस फीचर्स की बेस पे जो है वो चीजों को निकालता है। तो हम आगे देखेंगे, अक्सर आप लोग सीजन देखे होंगे जिसमें एक बंदे को पकड़ना होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज में, तो वो इस तरह का ग्राफ बेस्ड करते हैं कि ये बंदा इस इलाके में गया था, ये इससे मिला था, वो उससे मिला था, उसके इतने इतने दोस्त हैं, तो उस तरह चेन बना के ना वो बंदे को पकड़ लेते हैं, कैसे ये बंदा ये वाला होगा या इस तरह का, क्योंकि ग्राफ की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना आसान होता है। वैसे हम स्कैन नहीं कर सकते। तो आपका ट्विटर, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उनके पीछे जो मेन इंजन लगा हुआ है वो आपका ग्राफ बेस्ड है, और इसमें क्यूरिंग करना आसान हो जाता है। अगर हमें किसी बंदे को ढूंढना है, निकालना है, तो इट्स वेरी फास्ट सर्चेबल थिंग। सो इसके लिए अपनी एक लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं साइफर, जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, जो कि ग्राफ डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होती है। बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं इसके, एज कम्पेयर टू सीक्वल के एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, मोंगो डीबी के मिल जाते हैं, बट ग्राफ डेटाबेसिस के एक्सपर्ट्स कम है। तो इसकी भी बड़ी हाईली पेड जॉब्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जिनको साइफर आता है, जिनको ग्राफ डेटाबेसिस में काम करना आता है। इसकी डेटाबेस जो दुनिया की सबसे पॉपुलर है, डेट इज कॉल्ड Neo4j, NEO4, तो न्यूमेरिकल 4 है और जे, और उसमें जो क्यूरी लैंग्वेज है डेट इज साइफर। जिस तरह मोंगो डीबी आप लोगों ने देखी है, आपने सीक्वल देखी है, तो इस तरह जो है वो साइफर है, इसको हम देखेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास कौन सा डेटा आ जाता है, ऑडियो। ऑडियो की भी बड़ी एप्लीकेशन है। अक्सर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसका जो रिकॉर्डेड बयान ऑडियो में लिया जाता है, जितनी रिकॉर्डिंग होती है, डेरिवेशन होती है, वो ऑडियो में ली जाती है, और फिर उस ऑडियो को बाद में एनालाइज करते हैं, उसमें से पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये कल्प्रिट है या नहीं। इसलिए कहते हैं जब पकड़े जाओ चुप रहो, बोलो नहीं, लेट लेट योर लॉयर टॉक। जितना बोलोगे उतने रिकॉर्डिंग को बाद में एनालाइज करेंगे, तो क्राइम नहीं भी किया ना तो निकल आएगा उसमें से, तो जितना कम बोलोगे उतना फायदा होगा। अगला कौन सा है इसमें, इमेज। इमेज इस टाइप की अगर आपने देखना है कि इसमें ट्यूमर है या नहीं है, इसमें हड्डी टूटी भी है या नहीं है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जितनी रेडियोलॉजिकल चीजें हैं, और उसके ऊपर जो है वो इमेज आपकी इनपुट होती है। एंड द लास्ट वन इज वीडियो। वीडियो, जहाँ पे वीडियो एप्लीकेशन है, फुटबॉल का लाइव मैच हो रहा है और आपने ऑफ साइड, ऑफ साइड एक तो होता है ना आपका रेफरी ऑफ साइड देता है, ठीक है, अब ऑटोमेटेड आना शुरू हो गई है। सो वो ऑटोमेटेड फिर रेफरी बाद में उस रेफरी को रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं कि तुम देख लो, वरना एक वैसे तो वो लाइव भी मीटर लगा सकते हैं ऑफ साइड का, जो कि एनालिटिक्स की बेस के ऊपर या वीडियो की सर्विलेंस की बेस के ऊपर रेड फ्लैग जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह गूगल ने ना एक डीप माइंड के नाम से कंपनी खरीदी थी, जो कंपनी वीडियो को एज इनपुट लेती है और फिर वीडियो गेम को खुद खेलती है और वीडियो गेम को विन करके दिखाती है। लेकिन ये कंप्यूटर इतने इंटेलिजेंट है कि वो लाइव गेम्स खेल सकते हैं लेकिन विन। तो बेसिकली वीडियो के ऊपर बहुत सी दुनिया में काम हो रहा है, और अगर वो वीडियो लाइव हो जाए ना, तो वो किस किस डोमेन में आ जाता है, स्ट्रीमिंग। वैसे वीडियो तो आपकी रिकॉर्डेड भी हो सकती है, मतलब मैं आपको किसी 1 घंटे की ना सीसीटीवी की फुटेज दे देता हूँ, इसको एनालाइज करो, तो ये वीडियो होगी। लेकिन अगर कोई लाइव गेम हो रही है तो उसमें वीडियो भी है लेकिन वो लाइव का एलिमेंट भी है, रन टाइम की चीजें आ रही है, आपने रन टाइम के ऊपर एनालाइज करना है, दैट इज अ डिफरेंट। अक्सर आपने लाइव क्रिकेट मैच हो रहा होगा, 7 प्लेयर के स्टैट्स आ रहे होंगे, उसकी 360 व्यू आ रहा होगा, मतलब मुख्तलिफ चीजें जो गेम के ऊपर चलती है। तो क्लियर हुआ है? तो हमने पहला टॉपिक जो आज पढ़ा है दैट इज टाइप्स ऑफ फेसेट्स ऑफ डाटा। सो हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा हो सकता है, डेटा हो सकता है, हो सकता है, ग्राफ बेस्ड हो सकता है, ऑडियो वीडियो इमेज हो सकती है, सेम डेटा। मेक सेंस? तो मुश्किल इसमें, तो इट्स नॉट यू विल हैव टू रिमेंबर इट, बस एटलीस्ट यू शुड नो वी आर ये डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है,
तो मैंने इस कोर्स में जो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ने वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के ऊपर अप्लाई करेंगे। कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर के ऊपर दूंगा, कुछ मैं आपको ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम दूंगा, कुछ हम ऑडियो के ऊपर काम करेंगे, कुछ हम वीडियो के ऊपर काम करेंगे। मुख्तलिफ डाटा के ऊपर हम अपना जो है वो प्ले अराउंड करेंगे। डज इट मेक सेंस? तो मुश्किल यहाँ पे अभी तक कोई और आगे भी इंशाल्लाह कोई नहीं। अगर आप इसी तरह एक्टिवली फ्रेश होके आएंगे तो this is not a difficult problem। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डेटा साइंस प्रोसेस। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाने की, it is about top level first. I start with the strategic level and then go to the technical level. ये टेक्निक्स बाद में आएंगे, इंप्लीमेंटेशन तो बाद में करेंगे। स्टार्ट किससे करेंगे? स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये देखना है जो डेटा साइंस का प्रोसेस है, this typically consists of how many steps? कितने स्टेप्स होते हैं इसमें? शेयर कर। इसका ना दिमाग में एक मैप बनाना बड़ा जरूरी है और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। सो डेटा साइंस का जो प्रोसेस है इसका पहला स्टेप क्या होता है? सेटिंग द रिसर्च गोल। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का या जो भी आप वर्क लोड लेते हैं उसका क्या बनाते हैं? रिसर्च गोल। सबसे इफेक्टिव सेट करते हैं। दैट्स द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज अबाउट डाटा को रिट्रीव करना। डाटा को रिट्रीव करने का मतलब है डाटा को लेना है। इंटरनली भी ले सकते हैं, एक्सटर्नली भी ले सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को हायर भी कर सकते हैं कि वो डाटा दे। बस डाटा हमें सेकंड स्टेप डाटा चाहिए। सही मैं हाँ ये जो डेटा एक्सप्लोरेशन है ये भी स्टेप नहीं आता है। डेटा एक्सप्लोरेशन फोर्थ स्टेप में अगर हम लोग डेटा की कलेक्ट कर रहे हैं उस लेवल पे आ सकते हाँ मतलब किसी हद तक यस, किसी हद तक नो। डाटा को रिट्रीव करने से मुराद ये होगी, चला मैं आपको एग्जांपल देता हूं। साल में बाटा का स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है, उनका फ्लैगशिप स्टोर है। फ्लैगशिप नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं जो सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा हाई टर्नओवर होता है। फ्लैगशिप स्टोर है, वहां पे जो सेल्स का बंदा बैठा हुआ टेल पे बैठे सबसे कहते हैं लोग इंडिया रिकॉर्ड कर रहा है जो आप सीट देने के लिए दे रहे हैं, टेल कहते हैं। टेल पे जो बंदा बैठा है, अब आपको हायर किया गया था डाटा साइंटिस्ट, तो आपसे कहा गया है कि यार आप हमारी ना सेल्स को, आप हमारी सेल्स 1 करोड़ रुपया हो रही है तकरीबन महीने की, हम चाहते हैं कि हम इसको 30% बढ़ा दें कि हमारी सेल 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख होते हैं। तो बेसिकली हम अपनी सेल बढ़ाएंगे, मकसद ये, ठीक है। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे कुछ आइटम जो है ना वो पड़े पड़े 6 महीने से पड़े हुए और बिक नहीं रहे, हमको भी बेचना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सेटिंग दी रिसर्च गोल क्या है कि हमने अपनी सेल 1 करोड़ से कितनी करनी है? 1 करोड़ 30 लाख। दूसरा वो आइटम जो बिक नहीं रहे उनको जैसे सारी इन्वेंट्री को रनिंग पे रखना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं? प्रोजेक्ट कितने महीने में करना है, कौन लोग करेंगे, चार्टर क्या होगा, कितना पैसे लूंगा मैं, वो सारी चीजें आपने किस स्टेप पे डिफाइन करनी है। सेकंड चीज क्या होगी? रिट्रीविंग। अब डाटा कहाँ से रिट्रीव करेंगे? डाटा वो जो टेस्ट में रिकॉर्डेड है उसको ले लोगे या बोर्जन या सर्विस या स्टाइलो का डाटा लोगे? एनालिसिस उस पे करना है ना। व्हाट इज द पर्पस के स्टाइलो से डाटा ले रहे हो या जे डॉट से डाटा ले रहे हो, वो तो आपकी किसी काम का नहीं। तो डाटा रिट्रीव करने से बात है कि जो डाटा आपने बहुत लेना है। अब एक कंपनी है साजदार इंजीनियर, वो एक अपनी गाड़ी लॉन्च करना चाहती है पाकिस्तान में। उनका पाकिस्तान में कोई प्लान नहीं है, कोई सेल्स ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो गाड़ी लॉन्च करना चाहते हैं एसयूवी मॉडल के नाम से। अब उनको कस्टमर के बारे में कुछ नहीं पता, ना वो पाकिस्तान में भी आए हैं, तो उनके पास कोई डाटा नहीं है। तो वो किसी कंपनी को हायर करेंगे, यार आप हमें ऑटोमोबाइल्स का डाटा दें कि यहाँ पे कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या है, कस्टमर की परचेजिंग पावर कितनी है, उनकी बाइंग पावर क्या है। तो वो डाटा रिट्रीव करेंगे या लेंगे फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रेजेंस इन दैट कंपनी। सो गाड़ी के केस में अगर उनके पास एप्पल का डाटा नहीं भी है, तो अगर उनका दूसरी गाड़ी को डाटा है तो दैट इज आल्सो मेक्स गिव यू सम क्लूज एंड सम आइडियाज अबाउट इट। डज इट मेक सेंस? ठीक, तो डाटा रिट्रीवल का काम क्या है? डाटा को रिट्रीव करना इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो बहुत थोड़ा आप डाटा के ऊपर काम कर रहे हो तो आप कहते नहीं यार सिर्फ इस ब्रांच का मुझे डाटा नहीं चाहिए, मुझे पूरी लोकेलिटी का डाटा चाहिए, जितनी ब्रांचेस आपकी हैं मुझे सबका डाटा चाहिए, ताकि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको
Make sense? सर आपने कहा कि यूट्यूब का जो सा डेटा वो यूजलेस कंपनी, लेकिन इससे वो दूसरी कंपनी को जज कर सकती है कि वो लॉस कमा कर रहे हैं, हम उसे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते ठीक है, लेकिन अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपने सिर्फ अपनी ब्रांच का बताना था कि उसका प्रॉफिट आपने इंक्रीज करना था और जो आइटम्स बिक नहीं रही थी आपने उसको स्टडी करना था। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। काम ऑब्जेक्टिव में स्कोप से बाहर नहीं निकलना आप, ठीक है? जो काम अगर आप निकलोगे तो आप अपना टाइम एनर्जी, क्योंकि देखिए हर बंदा जो हायर हो रहा है उसको $1 लाख साल का पैकेज मिल रहा है। अमेरिका में डाटा साइंटिस्ट है दैट इज चार्जिंग $100,000 अ ईयर। अब $1 लाख के ऊपर जो रिसोर्स किया हुआ है उसको वो काम तो नहीं कराओगे जो आपके स्कोप से बाहर है। तो स्कोप किस पर डिफाइन होगा? स्टेप 1। स्टेप 2 इज अबाउट you have to be smart। आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, मैगजीन्स पढ़ने हैं, नेट पे अच्छी चीजें, अच्छा कंटेंट पढ़ना है। अपने आप को ना अपडेटेड रखो। अगर आपको फील्ड नॉलेज नहीं है और आपको दूसरी फील्ड के बारे में बिल्कुल, इस्लामाबाद कैंपस से कॉलेज में रिजल्ट लेके आया बस 1 मिनट में, नेक्स्ट टाइम मिनट होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बात सवालों पे जवाब दो। अच्छा, सो सॉरी अगेन, मैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर। अच्छा, अब जो है सेकंड स्टेप जो है दैट इज अबाउट रिट्रीव। तो जब आप डाटा को रिट्रीव कर लेते हैं, द थर्ड स्टेप क्या होता है? डाटा को प्रिपेयर करना होता है। डाटा को क्या करना होता है? प्रिपेयर करना होता है। अब आप कहेंगे सर प्रिपेयर करने से क्या मुराद है? डाटा को प्रिपेयर करने से मुराद है हमने CIT करना होता है। C का मतलब डाटा को क्लीन करना होता है, उसको इंटीग्रेट करना होता है, और T का मतलब ट्रांसफॉर्म करना होता है। क्या करना है? क्लीन, इंटीग्रेट, ट्रांसफॉर्म। जैसे आपका डाटा है, इंसानों का डाटा है और एज का कॉलम बना हुआ है और एज पे किसी की एज लिखी हुई है 399। अब क्या 399 एज हो सकती है? इसका मतलब टाइपो एरर हो गया। 29 थी, आखिर में 9 एक इजाफी आ गया। इस तरह मिसिंग वैल्यूज होगी, नल वैल्यूज होगी, आउटलायर्स होंगे। डाटा को क्या करना पड़ेगा? क्लीन। सो क्लीन करने की भी बहुत सी जॉब पहले मार्केट में अवेलेबल थी और लोग $10 $15 खरीदा देते थे, यार ये मेरा डाटा है इसको आप क्लीन कर दो। अब जब से ये AI के टूल्स आए ना, तब से डाटा क्लीनिंग का काम ऑटोमेट हो गया है, ठीक है? और पावर BI में हम पहले 2-3 लैब ही काम करेंगे, हम क्लीन करेंगे, हम इंटीग्रेट करने का मतलब है एक वर्ड की फाइल है, एक PDF की फाइल है, एक एक्सेल की फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है, वेब है, 8-10 चीजों को इकट्ठा करने हैं, सब क्या कहते हैं? बाद में डाटा आपको मल्टीपल सोर्सेज से कंबाइन करना पड़ता है। ये काम भी हम पावर BI में करेंगे, पाइथन में भी कर सकते हैं। अगला काम है डाटा को ट्रांसफॉर्म करना, इस तरह ट्रांसफॉर्म करना कि हम उसको मीनिंगफुल वे में फिर आगे यूज कर सकें। सो ये सारे काम किस स्टेप पे आ जाते हैं? डाटा की। तो हमें डाटा को क्या करना होगा? क्लीन, इंटीग्रेट, ट्रांसफॉर्म। तो हमने प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट काम क्या है? डाटा को क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। डाटा को एक्सप्लोर करने को EDA भी कहते हैं। EDA स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। EDA स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। सो डाटा को हमें EDA करना होता है। EDA में हम डाटा में देखते हैं कि डाटा है किस तरह का। डाटा मेल्स का है, फीमेल का है, किस जेंडर का है। डाटा में जो पॉपुलेशन है वो यूथ है या ओल्ड एज के लोग हैं या यंगर पॉपुलेशन है, उसका मीन क्या है, उसका मीडियन क्या है, मोड क्या है, उसकी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रही है। तो छोटे मोटे बेसिक ग्राफ नहीं होते जो हम लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट इस तरह के जो बनाते हैं, ये काम हम किस स्टेप में करते हैं? स्टेप 4 में, दैट इज अबाउट डाटा। बेसिकली डाटा एक्सप्लोरेशन में हम डाटा की फीड ले रहे हो। डाटा की क्या ले रहे हैं? फीड इस तरह का। सही है? तो डाटा एक्सप्लोर हो गया, उसका अगला स्टेप क्या है? डाटा की मॉडलिंग। डाटा मॉडल करने का मतलब है कि अब हम डाटा को मॉडल करेंगे और उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगाएंगे। उसके ऊपर क्या लगाएंगे? मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगाएंगे या फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस करेंगे। अब आप बताएं कि उसके ऊपर हम एल्गोरिथम्स क्यों लगाएंगे? ताकि हम उसमें से प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, कोई डायग्नोस्टिक्स करना चाह रहे हैं, रूट कॉज एनालिसिस निकालना चाह रहे हैं। तो ये सारे काम किस स्टेप पे होते हैं? डाटा की मॉडलिंग। जब मॉडलिंग हो जाएगी तो लास्ट स्टेप क्या होता है? डाटा की प्रेजेंटेशन और ऑटोमेशन। उसको प्रेजेंट करना और ऑटोमेट करने का मतलब होता है अगर कस्टमर कहता है यार इसमें ये चेंज करके दिखाओ, अब दोबारा से तो सारे काम नहीं करेंगे ना, सिर्फ एक बटन चेंज करेंगे तो सारे ग्राफ अपडेट हो जाएंगे। इसलिए BI के टूल्स बने हैं।
ताकि आपको हर काम दोबारा सिरे से ना करना पड़े, आप सिर्फ बटन दबाएं तो वो रिपोर्ट चेंज हो जाए। अब वो कहते हैं यार अच्छा इसमें ये रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन इसका डाटा मुझे ना 5 सालों का नहीं चाहिए, मुझे 7 सालों का चाहिए, तो आप सिंपली 5 की जगह 7 लिखो तो रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। ये ऑटोमेशन जो हम करेंगे इस कोर्स के एंड पे स्टार्ट भी करेंगे लैब में। सो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेटिंग दी। नॉर्मली ये जो स्टेप 1 होता है ना, ये जो आपकी टीम में जो सबसे सीनियर बंदा होता है ना, जिसने कई प्रोजेक्ट्स कर लिए हुए हैं और जो बड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गया हुआ है, तो वो नॉर्मली ये वाला काम कर रहा होता है, स्टेप 1 वाला, सेटिंग दी रिसर्च गोल। एक बात याद रखना, ये जो 6 स्टेप्स है ना, जो बड़ी कंपनी है ना, उनमें हर स्टेप के लिए अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग टीमें हैं। लेकिन एक टीम है उसका काम सिर्फ क्या है, डेटा रिट्रीवल का। एक टीम है उसका काम है डेटा प्रिपरेशन का। एक टीम है उसका काम है डेटा एक्सप्लोरेशन का। और एक टीम एमएल की बिठाई हुई जिसका काम है डेटा मॉडलिंग का। और एक टीम बिठाई हुई है जो आखिर में बीआई वाले एनालिस्ट के लोग हैं, जो प्रेजेंटेशन और ऑटोमेशन करते हैं। और एक सीनियर लोग हैं जो क्या करते हैं, सेटिंग दी रिसर्च गोल करते हैं। सो हर काम के लिए पूरी पूरी टीम है, लेकिन हमने ये सारे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को अज्यूम करें कि हम किसी स्टार्टअप में जाएंगे जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर काम के लिए बंदा रखें, वो एक ही बंदा रखेंगे जिसने ये सारे काम करने। लेकिन अक्सर आप लोगों से मिलेंगे ना, वो अपने आप को कहेंगे मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो आप उससे पहला सवाल पूछ सकते हैं या पूछेंगे, अच्छा आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आप कौन से स्टेप पे काम करते हैं, मतलब आपका मेन डोमेन क्या है। वो कहते हैं मैं ना डेटा मॉडलिंग करता हूँ। अच्छा डेटा मॉडलिंग करते हैं, इसका मतलब आप एमएल इंजीनियर है या एमएल के एक्सपर्टीज, तो आपको पता चल जाएगा कि एमएल वाला होता है। फिर एक बंदा जो है उससे पूछेंगे यार आप क्या करते हो, पिछले 10 साल से ना ईडीए कर रहा हूँ। अच्छा ईडीए कर रहे हो, एक्सप्लोरेटरी डेटा, ये बेसिकली डेटा एक्सप्लोरेशन की टीम वाला बंदा इसका एक्सपर्ट है, क्योंकि ईडीए के जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो पूरी जिंदगी ईडीए में लगा सकते हैं, वो ईडीए के टूल्स को मास्टर होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, उनको वो लगा लेते हैं डेटा प्रिपरेशन में। डेटा प्रिपरेशन सबसे डंकी वर्क है, हॉर्स वर्क है, जिसमें आपने डाटा को क्लीन करना है, इंटीग्रेट करना है, और वो सबसे टाइम कंज्यूमिंग है। 80% ऑफ द टाइम आपका डाटा साइंस के प्रोजेक्ट में इस स्टेप पे लगता है। किस पे, डाटा की। तो हम अपनी शुरू की जो दो तीन लैब होंगी ना डाटा साइंस की, जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कराऊंगा वेडनेसडे को लैब है हमारी, लैब 30 पता है ना, लैब 30 सामने आना है लैब में, ठीक है। तो उसमें हम इंशाल्लाह ये डाटा से स्टार्ट करेंगे, डाटा का रिसर्च वेक्टर डिफाइन करेंगे, डाटा प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। तो डाटा प्रिपरेशन सबसे टाइम कंज्यूमिंग और टैक्सिंग काम है, अच्छा खासा आपको जाना एक एरर निकालना पड़ता है। सो ये नॉर्मली फ्रेश लोग आते हैं उनको जो लगा देते हैं कि चलो पहले अपना हाथ तो साफ करो। अच्छा उसके बाद जो एनालिस्ट होते हैं, जो 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 एक जॉब होती है डाटा साइंटिस्ट की, एक होती है डाटा एनालिस्ट होते हैं ना, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री वाले हो, वो बीबीए वाले भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट साइंस वाले भी, साइकोलॉजी वाले भी, मैथ्स वाले भी, स्टैट्स वाले, कोई भी बंदा बन सकता है डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट के लिए आपको बीआई, बीआई का मतलब है बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स आने चाहिए, जिसमें टैबलो है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है। सिंस पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो 97% फॉर्च्यून 500 कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज का मतलब दुनिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं, दे यूज पावर बीआई टूल। तो इसलिए मैं लैब में आपको पावर बीआई कराऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप उस पर अपनी एक्सपर्टीज लें, क्योंकि बीआई की बहुत ज्यादा जॉब्स हैं डाटा एनालिस्ट की। बट डाटा एनालिस्ट इज अ स्मॉल थिंग, डाटा साइंटिस्ट इज अ बिग, बिकॉज ये 6 स्टेप्स आ गए। एनालिस्ट में सबसे आखिरी वाला स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 6। तो डाटा एनालिस्ट अगर $40,000 स्टार्ट कर रहा है, तो डाटा साइंटिस्ट की 80,000 या $100,000 ईयर सैलरी होगी, डबल या ट्रिपल होगी। डाटा एनालिस्ट में थोड़ा जो है वो एंट्री आसान होगी, क्योंकि हर बंदे को डाटा एनालिस्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको दोनों आने चाहिए, एनालिस्ट वाला काम भी और साइंटिस्ट वाला। और हमारा कोर्स भी इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिस्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के लोग हैं ना। हमें अगर एमएल नहीं आती, हमें अगर पाइथन नहीं आती, हमें आर लैंग्वेज नहीं आती, डेटाबेस नहीं आता, तो क्या मैनेजमेंट साइंस वाले या नॉन सीएस वाले को आएगा। तो हमारा ग्रेड जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा ब्रॉड। इज इट क्लियर और नॉट, यहाँ तक सबको समझाती है। तो डाटा साइंस इज मोस्टली अप्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैं तो इस पूरे कोर्स में ना, अगर आपको आज के लेक्चर समझ आ गए ना, तो समझे आपको पूरा कोर्स में आपका
एक तो ग्रेड भी वैसे ये तो आ ही जाना है सबका, दूसरा ये है कि आपका जो है ना जॉब भी आगे कैरियर भी सब सिर्फ इस लेक्चर पर डिपेंड करता है। बिकॉज अगर आपको टॉप लेवल समझ आ गई ना चीज की, आगे आपका हर चैप्टर हर टॉपिक आपको समझ आएगा कि सर पढ़ा क्यों रहे, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है। कि इसलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। और मैं ऐसे बहुत से लोग थे जिनको जो मेरे पास इंडस्ट्री के लोगों को मैंने जब ट्रेनिंग कराई डाटा साइंस की, वो सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वो रिकॉर्डेड सीरीज है। 18 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोग थे, बैंक्स के थे और फाइनेंशियल सेक्टर के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सारे नॉन सीएस के लोग हैं, बट दे वांट टू लर्न डाटा साइंस बिकॉज उनकी जॉब में, जैसे एक बंदा है एनडीएमए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, कहता है हमें टास्क दिया हुआ है कि आप डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करें, उसकी पहले से एंटिसिपेशन करके तैयारी करें। बैंक्स वाले कहते हैं कि हमें एआई इंप्लीमेंट कर डाटा एनालिटिक्स निकालने हैं कि कितने क्लाइंट्स कितने स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो किस प्रोडक्ट्स को में इंटरेस्टेड होंगे, उनके ऊपर हमने चीजें परफॉर्म करनी है। सो इवन आई फील कि अगर कोई बंदा फर्स्ट लेक्चर सही समझ लेना तो उसके बाद वो ऑटो पे भी लर्निंग कर सकता है। आप नेट पे कोई वीडियोस, यूट्यूब की छोटी छोटी वीडियोस भी देखेंगे ना, सब चीजें आपके नॉलेज को ऐड करेंगी। लेकिन अगर आपको टॉप लेवल पिक्चर क्लियर नहीं है ना, फिर आप वीडियोस देखेंगे, मजा आएगा, फिर भूल जाएंगे, क्योंकि वो लिंक नहीं करेगा डाटा लिंक के साथ। मेरी बात समझ रहे? ठीक है। सो when the business asks you to perform a data science project, you will first prepare a project starter. This charter contains information such as what are you going to research, how the company benefit from that, what data and resources you need, a timetable and deliverable. अगर आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर लें, बहुत काम कर, एक साल लगा के कुछ कर दें, आपकी आउटपुट चाहिए नहीं, तो फिर क्या फायदा उसका। आप अपनी तरफ से सर मैंने तो उसमें ये भी कर दिया, ये भी मुझे चाहिए ही नहीं वो, तो there's no benefit. It's very important to get the first step right, what you are want to do. Throughout this book, the data science process will be applied to bigger case studies and you will get an idea of different possibilities. Second step क्या है? Retrieving data. Data को retrieve करना. The second step is to collect data. You have stated in the project charter which data you need and where you can find it. In this step, you ensure that you can use the data in your program, which means checking the existence of quality and access to the data. Data can also be delivered by third-party companies and takes many forms ranging from Excel spreadsheets to different types of data. बाद दफा डेटा जो है वो एक्सेल में होगा, बाद दफा वर्ड में होगा, बाद दफा पीडीएफ में होगा, बाद दफा डेटाबेस में होगा, बाद दफा उस मैनेजर के डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा होगा और मैनेजर डिजाइन करके जा चुका होगा। तो डेटा लेना इतना आसान काम नहीं है। जब आप फील्ड में आओगे ना, लोग डेटा ही नहीं देते, आपको 10 दफा रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं, आपको उनको डालो अगर मैं हर दफा जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ, तो बड़ी दफा जो है ना वो मैसेजेस करने पड़ते हैं, रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं, गूगल की स्प्रेडशीट्स फॉर्म्स भेजने पड़ते हैं टू गेट दी डेटा। अगला काम क्या है? डेटा को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। So data collection is an error-prone process. In this phase, you can enhance the quality of the data and prepare it for the use in sequence steps. This phase consists of 3 phases: data cleaning, which means you remove false values from data source and inconsistencies across data sources. अगला काम क्या है? Data integration, enrich data sources को by combining information from multiple data sources and data को transform करना, उस तरह ट्रांसफॉर्म करना that the data is in a suitable format for use in your model. मसलन आपके डेटा में PKR में वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन आपको डॉलर्स में चाहिए, तो आप डेटा को PKR को ट्रांसफॉर्म किस में करोगे? USD में। अगर आपके पास एक डेटा है जिसमें PKR भी है, USD भी है, GBP पाउंड भी है, यूरो भी है और यूनियन रुपीस भी है, लेकिन आप सबको ट्रांसफॉर्म करेंगे USD में कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। या डाटा है x में है लेकिन आपको log x चाहिए, तो आप x को ट्रांसफॉर्म करेंगे log x में, सारा log x में कन्वर्ट हो जाएगा टेबल। ठीक है, इस चीज को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना। ये काम आपने कर लिया, अगला काम क्या होगा? डाटा को क्या करना है? एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरेशन क्या होती है? इट इज कंसर्न विद बिल्डिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डाटा। You try to understand how variables interact with each other, the distribution of data, and whether there are outliers भी होते हैं कि एक
बिल्कुल नॉर्मल से हट के हो। मसलन मैं यहाँ पर सारे रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, मैं सबकी सैलरी पूछ रहा हूँ कि क्या है, कोई कह रहा है 60,000, कोई कह रहा है 70,000, कोई कह रहा है 80,000, कोई कह रहा है 50,000, कोई कह रहा है 1 लाख 50, एक बंदा कहता है 25 लाख। तो बंदा कहते हैं अभी तो 60 से 1 लाख के दरमियान सब चल रहे थे, एकदम कितना आ गया। अब उस 25 लाख वाले से पूछा गया 25 लाख, कहता है साल का, इसे कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब आउटलायर था और गलत था, आउटलायर था लेकिन गलत। लेकिन वही कहता है नहीं 25 लाख है क्योंकि मैं रिमोट जॉब करता हूँ और मेरा इस कंपनी के साथ है और मैं ये करता हूँ, तो फिर वो आउटलायर भी है लेकिन सही है। तो आउटलायर सही भी हो सकता है, तो फिर आप उस आउटलायर को आपको चेक करना होता है। पहले आपने आउटलायर देखने पड़ते हैं, फिर उस आउटलायर को चेक करना। क्लियर होगी बात। टू अचीव दिस यू मेनली यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, आप डाटा की फील कैसे लेते हैं, डाटा की फील आप लेते हैं स्टैटिस्टिक्स करके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करके, विजुअल टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ ग्राफ्स बना के करते हैं, कुछ सिंपल मॉडलिंग करते हैं। दिस टाइप ऑफन गोज बाय द एब्रिविएशन TDA। TDA स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। सबसे यूसीएल और जबरदस्त मजे का पार्ट है डाटा मॉडलिंग एंड मॉडल बिल्डिंग, इसको आपको भी नाम दे सकते हैं। इन दिस फेज यू यूज मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल भी, मशीन लर्निंग का मॉडल भी, domain knowledge and insights about the data you found in the previous steps to answer the research question. You select a technique from the field of statistics, use ले लें, machine learning से उठा लें, operation research OR का होता है उससे उठा लें। अक्सर आप लोगों ने ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा होगा तो आपने लीनियर प्रोग्रामिंग LP पढ़ी होगी, जिसमें आप डिफरेंट ग्राफ की लाइंस बनाते हैं और शेडेड एरिया करके चीजों को कॉम्प्लेक्स कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ी होगी। So building a model is an iterative process that involves selecting the variables for the model and executing the model and model। बस मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना घरों की प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना है कि कोई भी घर जो बना है उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए होगी। तो आप सबसे कहेंगे सर अगर आपने घर की प्राइस का मॉडल बनाना है ना, पहले आप इनपुट्स डिफाइन करें। मैं कहूँगा अच्छे इनपुट्स क्या है, जैसे घर का साइज कितना है, उसमें बेडरूम्स कितने हैं, वो उसका वो किस लोकेशन के ऊपर है, सिटी सेंटर से कितना दूर है, बस स्टॉप से, तो आपकी पैरामीटर्स इनपुट्स बता रहे हैं। उस इनपुट की बेस में एक मॉडल बनाऊंगा। वो मॉडल क्या करेगा, उसके बाद पहले वेरिएबल सिलेक्ट करूंगा मॉडल के, उसके बाद उस मॉडल को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा और फिर मैं उसको क्या निकालूंगा और डायरेक्ट में उस मॉडल के प्राइस देगा, फिर एक्चुअल से कंपेयर करूंगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो रिफाइन करूंगा अपने प्रोसेस, इतना रिफाइन करूंगा कि मेरा मॉडल ठीक प्राइस प्रेडिक्ट करना शुरू करेगा। आप एक बात समझ रहे, मशीन लर्निंग काम ऐसे करता है, पहले आप इनपुट्स देते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, उसका आंसर आता है, फिर एक्चुअल आंसर से कंपेयर करते हैं, उसका मीन स्क्वायर एरर लेते हैं, फिर फीडबैक लूप में चलाते हैं, करते करते इतना रिफाइन कर देते हैं कि वो चीज सही चलना शुरू हो जाए। क्लियर। लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, प्रेजेंटेशन और ऑटोमेशन। फाइनली यू प्रेजेंट द रिजल्ट्स टू योर बिजनेस। These results can take many forms, ranging from presentations to research reports. Sometimes you will need to automate the execution of the process because the business will want you to use the insights you gain in another project or enable an operational process to see the outcome from your model. तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंटेशन की और ऑटोमेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एक चीज मैं और थोड़ा सा नॉन टेक्निकल बात हूँ। अच्छा, सबसे मेरी नजर में ना लेक्चर में अटेंटिव होना और इसको अब्जॉर्व करना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक्टिव और अलर्ट हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। तो मेक श्योर करें कि आप रात को ना कम से कम 6 से 7 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए। अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं करके आ रहे ना, तो जितना मजीद पीछे एफर्ट लगा लेना आपके दिमाग में वो चीज उतरेगी नहीं, बिकॉज आपका माइंड रिलैक्स एनवायरनमेंट में नहीं होगा। तो मेरी अगर बोर्ड में पोजीशन है, जब मैंने अपने एकेडमिकली बहुत हाई चीजें अचीव की है, तो एक जो स्टेप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो ये है कि नींद जो है ना मेरी 8 घंटे है। मतलब मैं अभी भी 8 घंटे ना सोऊं ना, तो आई कैन नॉट बी क्रिएटिव। मैं फिर दिमाग से नहीं काम, हाथ से काम कर सकता हूँ बट दिमाग से नहीं कर सकता। दिमाग से काम करने के लिए आई नीड एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो अगर आपकी 7 घंटे नींद है तो मेक श्योर यू स्लीप 7 आवर्स प्रॉपर्ली। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ड्रिंक वाटर।
पूरा दिन आपने पानी पीना है। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे अलर्ट, ये याद रखना है, स्टे हाइड्रेटेड। तो पानी की बोतल अपने साथ रखा करें। लेक्चर के दौरान थोड़े थोड़े से पिया करें पानी पे। तो पानी पिएंगे ना, पूरी बॉडी एक्टिव रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी। आप पूरी क्लास में जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। अदरवाइज 2 घंटे इतना लेक्चर कंसेक्टिव सुनना ना बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। सो पानी साथ साथ पीते रहे। तो कोशिश करनी है आपने दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना है। दैट्स टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 भी है। टिप नंबर 3 जो है ना वो ये कि अपनी जिंदगी से चीनी को निकालना है। सो जितनी भी चीनी वाली चीजें हैं, जितनी भी कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, स्वीट जो आपकी लिक्विड शुगर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब अपनी जिंदगी से निकालिए। अगर आप चाहते हैं ना अपना दिमाग को 3x 5x फास्ट करना चाहते हैं, एंड यू वांट योर ब्रेन टू बी क्रिएटिव, तो आपने अपनी जिंदगी से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको रिड्यूस करना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस करने का मतलब है रोटी चावल 4 चे है। चे से चावल, चे से चपाती, चे से चीनी, चे से चिकनाई, ये 4 चे जो है जिंदगी से माइनस करना है। यानी कि अब आप अपने साथ खाना खाएंगे कैसे, रोटी चावल के साथ तो खाते हैं, तो आपने खाना खाना है चम्मच कांटे से। यानी कि आपने अगर दाल बनी है, सब्जी बनी है तो चम्मच से खानी है। और आपने चिकन खाना है, आपने खाना क्या है, चिकन, मटन, बीफ, एग्स, घी भी खाना है तो हैज टू बी देसी घी और ऑलिव ऑयल, नॉट वेजिटेबल ऑयल। सो if you move to keto diet and remove carbohydrates from your body, after 1 month, basically 1 महीने बाद आप देखेंगे आपका दिमाग 3 से 5 times fast काम कर रहा है, and you will see your literally see your brain, and you will also build muscles in between. ठीक है, so at least first step में ये करें, नींद पूरी करें, पानी ज्यादा पिए, थ्रू आउट द डे पिए। और तीसरी चीज क्या, चीनी को तो सबसे पहले, मैं ये नहीं कहता रोटी चावल अभी से स्किप कर दें, एटलीस्ट चीनी, जिस चीज में चीनी है ना उसको हटा दें। देखें 1 महीने बाद ब्रेन कैसे रिकवर करता है, एंड इट विल वर्क एटलीस्ट 3 to 5 times फास्टर। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, ये आपने करके देखना। तो अभी हम आते हैं डेटा साइंस के प्रोसेसेस के ऊपर। सो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? Step number 1 is about setting the research, and step number 2 is about जो goal set कर लिया, अगला काम है डेटा लेना, डेटा retrieve। The third step is क्लास खाते हैं, मेरे को डॉक्टर की क्लास मिल सकती है। मेरे पढ़ाने का एक बड़ा मसला है एडॉप्ट डिपार्टमेंट होने का कि मुझे ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास में कोई मिस नहीं करता, लेकिन मैं इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस भी जो है वो अवॉइड करूं और आप लोगों को प्रॉपर ऑफिस आवर्स दूं। लैब इंशाल्लाह मैं खुद कराऊंगा, आपको मैं खुद आऊंगा लैब। ठीक है, पूरे दिन में ध्यान से करते हैं। तो तैयार है ना आप, फिर आपने ये एफर्ट पुट अप करनी। ग्रेड छोड़ दें, मतलब अक्सर लोग है ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं, बस इसी तरह सिस्टम को हैक कर रहे हैं, इसी तरह ग्रेड आ जाए तो छोड़ दो ग्रेड। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इल्म जो है ना वो आधार में कैद है, ऐसा नहीं है। इल्म आधार नंबर्स में कैद नहीं है। ठीक है, नंबर्स हटके, तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में शुरू में आपको नंबर्स दिखाए हैं, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं नंबर्स मैटर नहीं करते। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन रियल नॉलेज, रियल बिजनेस, रियल इनसाइट्स, एंड सी हाउ यू इवॉल्व दिस। पहले तो पूरी डिग्री में ना एक कोर्स भी काफी है। अगर आप फिर बेशक आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं तो मैं कहता हूं सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग आपको आ गई ना, आपकी एक पूरा कैरियर बन गया वहां से। डेटा साइंस आ गई वो कैरियर बन गया, डीप लर्निंग आ गई वो एक कैरियर बन गया, कंप्यूटर विजन आ गई वो एक कैरियर। हर कोर्स एक कैरियर है, इस तरह वेब इंजीनियरिंग का वो एक कैरियर। मैं पूरी कोशिश करूंगा सबको डेटा साइंस आगे आपकी मर्जी है, देखता हूं मैं कितना सक्सेसफुल होता हूं। सो डेटा को रिट्रीव किया, अगला स्टेप क्या हुआ, डेटा की प्रिपरेशन की, उसके बाद एक्सप्लोरेशन की। एक्सप्लोरेशन का एक और नाम होता है ईडीए। ईडीए स्टैंड फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, डेटा की मॉडल, कुछ लोग उसकी मॉडल बिल्डिंग भी कहते हैं, और लास्ट स्टेप इज कॉल्ड बिल्कुल ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द 6 different steps of data science। और ये बेसिकली अगेन मैं कहता हूँ कि 2025 तो गुजर गया, 2026 आ गया। 2026 में ना मेमोरी की, इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं। अगर आपको ये 6 स्टेप पता है, नहीं पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे याद है मैं ग्रेजुएट हुआ था, हमारा एक स्टूडेंट था, बड़ा एवरेज था बट कॉन्फिडेंस लेवल उसका बड़ा है। तो वो बैठा हुआ था इंटरव्यू में ना, उससे इंटरव्यू ने पूछा है कि OSI मॉडल है ना उसकी लेयर्स
कौन सी होती है? तो कहता है यार हाँ पढ़ी तो थी, मोबाइल निकाला, दोस्त को कॉल की, अरे यार वो रोलर साइकिल लेयर पड़ी थी, उसमें कौन सी लेयर थी? तो उसने बता दी ये 6 लेयर या जो भी आप लोगों ने बता रहा है, वो नेटवर्क लेयर पड़ा है ना आप लोगों ने। उसने वो सुन के ना इंटरव्यू उसको देख रहा है यार क्या बंदा है। तो लेकिन मैं अगर इंटरव्यू लूंगा तो आई वुड से कि एक चाइना में ना, मैं चाइना हांगकांग में जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैं चाइना में विजिट किया। चाइना की चाइनीज में ना एक कोर्ट है, और वो कोर्ट ये कहती है कि अगर आपको एक चीज नहीं आती, लेकिन अगर आपको ये पता है कि वो चीज किसको आती है और आप उससे वो चीज करवा सकते हैं, तो वो ऐसे है जैसे आपको आती है। ठीक है, तो एक काम अगर आपको नहीं आता लेकिन आपको पता है वो किसको आता है और आप उससे वो करवा सकते हैं, तो वो ऐसे ही जैसे आपका। तो मेरी मेरी डेफिनेशन में, अगर आपके हाथ में मोबाइल है जेब में और आप चैट भी खोल सकते हैं और आप के पास इंटरनेट है, सो इंफॉर्मेशन चीज की आप कोई वैल्यू, तो कुछ भी याद नहीं कर। पहली तो ये बात है कि मेरे पेपर में नॉट इवन अ सिंगल नंबर इस चीज का नहीं होगा कि आपको पूरी मेमोरी का नहीं होगा, देयर इज नथिंग टू बी रिमेंबर्ड। इनफैक्ट एवरीथिंग इज अबाउट कॉन्सेप्ट। सो हमारा जो मकसद है ना पढ़ने का, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, वो माइंड रखना है कि किस प्रॉब्लम के ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है। क्योंकि चैट जीपीटी से पूछेंगे वो मल्टीपल ऑप्शंस देगा, फिर उसमें से क्या भी करना है दैट्स योर ब्रेन। फिर हर बिजनेस की एक डायनामिक्स होती है, कुछ इनसाइट्स होती हैं, वो हमने मैच्योर होना है, वो हमने मैच्योरिटी अपने अंदर लेके आनी है। वो क्लास में आने से, डिस्कशन करने से, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन से, आप गलतियां करेंगे उनसे सीखेंगे, ये हमने प्रोसेस जो है ना वो फीड कर। ठीक है, स्किल्स भी हम साथ साथ सीखेंगे। पावर की हम शुरू में कौन सीखेंगे, उसके बाद फिर हम ये पे हमें गाइड करें, फिर जहाँ फंसेंगे हम ये से पूछेंगे, लेकिन शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद करेंगे ताकि कल को ये कुछ आंसर दे रहा हो हमें पता ही होगा वो ढूंढना क्या है, वो नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी इन अ लूप सेंस, जबकि रटा है कुछ भी नहीं हो। एक और बात ये होती है कि जो डेटा साइंस का प्रोसेस है ना, जरूरी नहीं है कि ये 6 स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 करके हैं। बाद में 4 के बाद आपको 3 पे आना पड़ेगा। बाद में 4 के बाद आप आएंगे डाटा एक्सप्लोर तो कर लिया, डाटा एक्सप्लोर करके पता लगा कि डाटा में तो 90% डाटा मेल के ऊपर है, 10% फीमेल के ऊपर है, हमें तो फीमेल का डाटा ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोबारा डाटा फीमेल पे जाएंगे और वो डाटा खाएंगे फीमेल का, क्योंकि बाद में इटरेशन चल रही होगी। गॉट द पॉइंट? जब तक डाटा को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप वाला पॉइंट आ गया, जब डाटा को एक्सप्लोर नहीं करेंगे हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये वही डाटा है जो हमें चाहिए था कि नहीं चाहिए। आप अपने मोबाइल फोन खोले, उस पर लिखे kahoot.it, KAHOOT.IT, kahoot it। जब आप लिखेंगे ना kahoot.it, वो आपसे गेम में मांगेगा, आपने एक बार गेम में डाला 2993313, ये गेम में डाला। हाँ, kahoot.it, अपना निकनेम वही रखें जो आपका नाम है, ताकि मैं आपके एनालिटिक्स आयशा हुसैफा, दे आर वेरी स्मार्ट। जिसका नेट तेज है उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए ना।
नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ वो डिवाइस ले आऊँ जो जिसपे हॉटस्पॉट ऑन है, क्योंकि क्विज अब इसी तरह हो, ये क्विज हो रहा है आपका, क्विज नंबर 1 हो गया। लड़कियों का नेट सबसे तेज है, ये एक चीज पता लगी है, देखिए सारी लड़कियां आ गई, हुजैफा, अच्छा ये कौन है, दूसरा दूसरा आयशा, समीना कौन है, देखा लड़कियां सारी ये सब। चले बाकी लोग ऐसे ज्वाइन करें, बैटरी भी इस क्वेश्चन का जवाब इनमें से एक ऑप्शन रहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डाटा वाज क्रिएटेड इन लास्ट 2 years। कितने परसेंट हुआ होगा आपके ख्याल से? 90% ऑफ द डाटा जो दुनिया में है ना, वो पिछले कितने सालों में बना है? 2 सालों में बना है। दुनिया का सारा डाटा एक तरफ और पिछले 2 सालों में जो डाटा बना है वो एक तरफ। तो इसका आंसर क्या था? 90%। सबसे सबसे पहले और सबसे सही आंसर किसने दिया है? चलो चलो देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। Data generated is growing at an exponential rate. True or false? Exponential का मतलब है बड़ी फास्ट पेस पे चल रहा है।